अंडरवर्ल्ड की जादूगरनी लेकीशा मासूम और संत जैसी दिखती है, पर उसका स्वभाव बहुत क्रूर है। वह अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से किसी का भी सिर काट सकती है जो उसे छूने की हिम्मत करे। इतनी अहंकारी और क्रूर बनने से पहले लेकीशा संत जैसी थी, यतीम खाने में सबकी प्यारी। पर खास पृष्ठभूमि के कारण उसने जल्दी ही दास शिकारियों का ध्यान खींचा। उन्होंने बेरहमी से यतीम खाना जला दिया, उसे फिर अंधकार में धकेल दिया। बाद में जादूगरनी बनने पर उसे पता चला कि उसकी परी माँ को एक बड़े परिवार के कुछ लोगों ने प्रयोग कर मार डाला था। जिंदगी बर्बाद करने वाले रईसों से गुस्से में उसने हटा से छोटा करने वाली दवा बनवाई ताकि वह गोद ली जा सके और सब जान सके। छोटी करने वाली दवा पीने के बाद एक संयोग से ड्यूक किरीन ने उसे बेटी के रूप में गोद लिया और उसकी कहानी वहीं से शुरू हुई। शुरुआती छवि में सुनहरे बालों वाली युवती भव्य पोशाक में दिखती है। वह जादूगरनी लेकीशा है, अंडरवर्ल्ड की रानी और सबसे सुंदर फूल। उसके कदमों से मोहक खुशबू आती है, उसकी होठों पर कोमल मुस्कान और शिष्टता झलकती है। उसकी आंखें गुलाब जैसी लाल हैं। लोग उसे जादूगरनी कहते हैं, लेकिन फूल जैसी चेहरे के साथ चीजें वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। उसकी प्रकृति बेहद क्रूर है। लेकीशा निर्दयी और गुलाब के कांटों जैसी नुकीली है। उसे सुंदर लेकिन जहरीले राग के तितलियों से भी तुलना की जाती है। उसके सुंदर चेहरे के कारण उसकी प्रकृति को हर कोई पसंद नहीं करता। वह किसी भी फूल को कुचल सकती है जो उसे पसंद हो। जो कुछ भी उसे पसंद नहीं आता वह नष्ट कर देती है। गुलाबों ने लेकीशा एक रईस युवती जैसी है। यह सुंदरता उसके चेहरे पर वर्णन नहीं की जा सकती। अंडरवर्ल्ड में हर कोई उसके कारण असहज है। अंत लेकीशा की सुंदरता और शक्ति के आगे झुकते हैं। उसकी होंठों पर मुस्कान आती है, वह आती देखती है। इस चेहरे के साथ कोई भी लड़का उसके लिए मरने को तैयार होगा। पर फिर भी सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने चाहा था। सम्राट के लिए महत्वपूर्ण कोई एक दिन अचानक गायब हो गया। अखबार बढ़ रहे हैं, लोग फुसफुसा रहे और चर्चा कर रहे हैं। उसकी अचानक गुमशुदगी से पहले अफवाहों की एक श्रृंखला रईस युवती के रूप में 10,000 से ऊपर उसे गिरफ्तार कर पवित्र देखरेख के अधीन तानकोशनी में कैद किया गया। यह उसके लिए सबसे बुरा नहीं था। अब उसे उस जांगर ने धोखा दिया जिसे उसने पाला था। उसका अंत वैसा सुंदर न हुआ जैसा सोचा था। उसे उसके पारे जानवर जिंदा खा गए। उन्होंने बस एक परिकल्पना दी, पर कहानी आज भी कही जाती है। इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता। दृश्य एक छोटे से घर में बदल जाता है जो गर्मजोशी से भरा है। भले ही वे सच्चाई जानते, विश्वास न करते, पर यह तो अभी कहानी की शुरुआत है। लेकीशा खुद अपनी आंखों पर विश्वास न कर सकी। एक सुबह जागने पर एक छोटी लड़की ने उसके कानों को गले लगाया और निराशा में आग भरी। अब अप्रत्याशित रूप से यह यहाँ तक आ पहुंचा है। छवि में एक नन्ही सुंदरी दिखती है जो प्रकृति में खुल जाती है। तितलियां उसे रानी मानकर घेरती हैं। दुनिया की सबसे सुंदर महिला, एक कुख्यात खलनायक, और कहानी धीरे धीरे बताई जा रही है। मैं सारी घटनाओं का मुख्य पात्र हूँ। घर के भीतर से चीख गूंजी। सुरह बानु वाली सुंदर लड़की गुस्से में चिल्लाई, ये क्या है? लेकिन शमान नहीं पाई कि वह 5 साल की बच्ची बन गई थी। पर असली वजह क्या थी? आइए जाने मैं इस हाल में कैसे आई। इसके पीछे एक जटिल कहानी है। समय 1 महीना पीछे चला जाता है। इस वक्त लेकीशा के महल में उसकी गुस्से की आवाज गूंज रही थी। क्या? ऊंची कुर्सी पर बैठी नीचे देखी सब लेकीशा की सुंदरता के आगे झुके। उसने नजाकत से पूछा, क्या बेसिलियस परिवार ने चुपके से एक बच्चा गोद ले रखा है? हाँ, मैंने पुष्टि की। युवक का चेहरा चमक उठा। मुस्कुराते हुए उसने सब बताया। बेसिलियस परिवार ने पहचान छिपाते अनाथालय का दौरा किया। एक नाजुक चेहरा, कोमल विशेषताएं। यह युवा आदमी हता है, लेकीशा का अधीनस्थ और खुफिया। उससे अनुप देखकर उसकी सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह उसके सामने एक छोटे पिल्ले की तरह खड़ा होकर खुशी खुशी अपनी बातें कह रहा है। तो हता कि यहाँ किसी के लिए योजना है। ये सुनकर उसने उसे हैरानी से देखा। क्या है? उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से हाथ बढ़ाया। आराथालय के प्रमुख बनो और टाउल के पास जाओ। इतना सुनते ही लेथिशा ने उसे रोका। नहीं। उसका चेहरा सख्त हुआ। वो खड़ी हो गई। उसने उसे सिखाया, थोड़ी देर के लिए पास जाना, जानकारी नहीं मिलेगी। वह तुरंत ऊब गया और फिर से उसे पूछने लगा, तो क्या करना है? क्या कोई बेहतर तरीका है? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब एक शरारती मुस्कान खिल उठी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं बच्ची बन जाऊंगी और काउंट परिवार की गोद ली बेटी बन जाऊंगी। ये सुनकर होठा बहुत चिंतित हुआ। उसने जल्दी से चेहरा हाथों से ढक लिया और आह भरी। हाँ, ये बहुत खतरनाक है मिस लेकेशा। उसने शांति से टोपी उठाई और खड़ी होकर कहा, ये पहली बार नहीं है जब मुझे खतरा हुआ हो। इस समय उसने वहां के नौकरों को याद किया और साथ ही अपने दिमाग में योजना बनाई। उसने फिर से कहा, बेसिलियन परिवार के नौकर वफादार और चुप रहने के लिए मशहूर हैं। लगता है लेक्शा इस इरादे में बेहद दृढ़ है। उसने जल्दी से हाथ में टोपी उठाई और ध्यान से देखा। वेर ये खुद ज्यादा बेहतर है। ये कहकर उसने होठा की ओर देखा और मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर सकूं, है ना? आखिरकार उन लोगों के निशान मिल गए जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी थी बताई। मुझे इतना बेपरवाह बनाने की एक ही वजह है।
वे दिन में ऐसे जख्म हैं जो कोई नहीं जान सकता, ऐसी कहानियां जिन्हें मैं ही समझती हूँ, उनसे बदला लेना जिन्होंने मेरी खुशी तबाह कर दी। मेरी माँ एक परी थी, उसने मुझे जन्म देकर ये दुनिया छोड़ दी। वो सब कुछ बस कहानियों से जानती है। जब देखिशा नन्ही सी थी तब की तस्वीर उभरती है। उसकी मुझे माँ ने ऐसी उसे माँ गोद से में लिया शक्ति हुआ मिली। है और जन्म से ही परियों की दुनिया में छोड़ दिया गया। वह बाहर कदम रखती रही। इस समय चांदनी ऊंची थी। सामने पूर्णिमा को देखते हुए उसने मन में सोचा, मेरे जन्म का रहस्य, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। समय 5 साल पहले चला गया। लेकिन धीरे धीरे बताने लगी, मेरे 15वें जन्मदिन पर सब लोग जल्दी से खड़े हो गए, जैसे वे उसके जन्मदिन की खुशी बांटना चाहते हों। सब लोग उसे घिर कर जन्मदिन मुबारक कह रहे थे, पर लेकिशा के चेहरे पर कोई परवाह नहीं थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं परी हूँ। सामने रखे सुंदर केक को देख वह भावुक हो गई और एक इच्छा की। कुछ याद आया, उसने तुरंत प्रमुख को देखा और चिंतित हो पूछा, हमारे अनाथालय की मारी हालत ठीक नहीं है। अनाथालय की मुखिया को यह केक कहाँ से मिला? ये सुनकर वह हंसी और बोली, तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? ये बच्ची बाहर एक सुंदर तितली तेजी से खिड़की की ओर उड़ी, मानो खुशी बांटना चाहती हो। मैं अनाथालय में खुशी से रहती थी। अनाथालय के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए उससे सिर पर हाथ फेरा। जन्मदिन मुबारक और हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, लेकिशा। ये सुनकर वो भावुक हो गई और उसकी ओर देखा। अनाथालय की मुखिया, उसकी कहानी बताई जा रही है। मेरे माता पिता नहीं है, बदले में मेरे पास एक प्यार करने वाली मुखिया और दोस्त हैं। हर अच्छी चीज खत्म होती है, लेकिन उसकी आंखों ने तितली को गर्दन की ओर उड़ते देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बदल गया जब मैंने अपनी परियों की शक्ति जगाई। उसकी शरीर में बदलाव आया। उसने सीने को पकड़ दर्द में चिल्लाई। उसे अजीब देखकर अनाथालय की प्रमुख चिंतित होकर दौड़ी और उसका नाम पुकारा, लेकिशा। इस समय अनाथालय के बाहर बिन बुलाए मेहमान दिखे। ये 3 लोग ऊंचाई से घर के अंदर सब देख रहे थे। उन्होंने आपस में चर्चा की। मिल गया, लगता है जानकारी सही है। नई जागृत परियों का मूल्य बहुत अच्छा है। एक ने मशाल ली और आगे बढ़ा। उसने साथियों से कहा, शिकार शुरू करें। एक क्रूर योजना बनी। आग में पूरे स्थान को जला दिया। मानव दुनिया में परियां केवल व्यापार की वस्तु हैं। यहाँ का दृश्य दुखद हो गया। वे सब कुछ करते समय बुरे थे। उस शक्ति की तलाश में शिकारी ने अनाथालय पर हमला किया। बाहर अनाथालय जल रहा था। लेकिशा अकेली बैठी निराशा में देख रही थी। उसने बेबसी से कहा, और मैं ही अकेली बची हूँ, जिसने बचपन से उसकी देखभाल की थी। उस जगह को सामने नष्ट होते देख उसका चेहरा बेबस हो गया और वो चिल्लाई, नहीं। आग में जल रहे सभी को देख लेकिशा बेबसी से अपना चेहरा पकड़ सकती थी। उस समय उसकी आंखों में केवल नफरत थी। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको मरवाया। अगर मैं परी न होती तो शायद सब। ये सोचकर वो आगे सोचने की हिम्मत न कर सकी। उसने बेबसी में आगे देखा और निराशा में चिल्लाती रही, और इसी तरह मेरा सब कुछ चला गया। मेरी जिंदगी दर्द, निराशा और शिकारियों से भागने से भरी है। वह बेबसो भागती रही, वे सब उसका पीछा करते रहे। उसका अतीत निराशा में बीता। वह रोते हुए आगे बढ़ रही थी। कभी कभी सामने पतली उंगलियां देखती थी। कोई जगह मेरा स्वागत नहीं करती। वह इतनी कंचा थी कि सब छोड़ना चाहती। जीने को नंगे पांव आगे बढ़ी। मुझे शक्ति चाहिए। उसकी आंखें बेहद निराश हो गईं, आगे देखते हुए। अंत में मैंने जो चुना, बहुत दुख झेलकर वह पूरी तरह बदल गई। उसे शक्ति और सुंदरता मिली। वह सबसे बदला ले सकती थी। उसे हथियार पकड़े आगे बढ़ते देख सामने वाला आदमी बेहद निराश हो गया। बस, परी शिकार की यही जानकारी है जो मुझे पता है। उसकी आवाज बेहद निराश हो गई। वह बेबस होकर भीख मांगता रहा। मैंने साफ कहा है, कृपया मेरी जान बख्श दो। सारी पीड़ा जो उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे सब वापस कर देगी। परी शक्ति से बदला लेगी। उसने जल्दी हथियार आगे बढ़ाया। एक तेज चीख गूंजती रही। ये शिकारी बेहद डर गया। वह अब भी दयालु थी और उसे नहीं मारा, पर उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। सब बताने के बाद जाओ। उसने सुना कि उसे बख्श दिया। वह जल्दी से घुमाकर जाए के मारे भाग गया। लेकिन सियाह उसकी पीठ को अजीब नजरों से देखा। शक्ति पाकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों को खोजना शुरू किया। उस समय रात हो गई थी। उसने ऊपर देखा। चांद पूरा था। परी शिकारी तो बस कठपुतलियां है। साफ है कि पीछे से निर्देश देने वाले लोग हैं। अनाथालय के पास घुटनों के बल बैठी छोटी लड़की की छवि सामने आई। इस समय लेकेसिया ने मन में कसम खाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैंने विलन बनना चुना। पर बात इतनी आसान नहीं। कई साल पीछा करने के बाद मैंने पाया, वह शिकारियों के सामने खड़ी रही, उन्हें यातना देते हुए। जानकारी के लिए वह बार भी गई। एक कहानी आखिरकार सामने आई। उस खून को विरासत में लेने के कारण मेरी शक्ति साधारण परियों की तुलना में बिल्कुल अलग है। और अफवाहें हैं कि पालिम साम्राज्य के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक ने परियों पर क्रूर प्रयोग किए। लेकेसिया ने अपने हाथ छोड़ दिए। उसने आगे की ओर देखना जारी रखा। लेकिन मैं गैस क्लन को छू नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक और तरीका खोज निकाला, और आखिरकार अवसर आ ही गया।
उसने आगे देखा और सोचा, ये बेसिलोन है। उसके दिमाग में सांप का प्रतीक उभरा। पालीन साम्राज्य के 3 महान कुलीनों में से एक। ये सबसे गुप्त परिवार है क्योंकि इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस बार की छवि एक लंबा युवा है, वह महान कुलीन है और काउंट बेसिलोन का चेहरा कोई नहीं जानता। परिवार के सदस्य शायद ही बाहरी गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये सोचकर लेकेसिया हिचकिचाने लगी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है। जब वह विचारों में डूबी थी, एक छोटी तितली उसे रास्ता दिखाने आई। लोग जानते हैं काउंटेस कुछ साल पहले गुजर गई और 3 बेटों में से एक उत्तराधिकारी बना। तीनों बेटों की नाक आंखों की तस्वीर उसके दिमाग में आई। ऐसा गुप्त परिवार ही वह जगह है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। 3 बेटे होने पर भी वे बच्चा गोद लेने जाते हैं, यह उसे उत्सुक करता है। हकीकत में लौटकर लेकेसिया सोचती रही, किसी और कुलीन परिवार से नहीं बल्कि अनाथालय से कुछ गड़बड़ है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, वे शायद प्रयोगों के लिए बच्चा गोद लें। उसकी आंखों के सामने तलवार से मारी जा रही तितली की छड़ी आई। उसकी योजना सुनकर हताचंकित हो गया। उसने कहा, लेकिन यह जोखिम भरा है। मैं आपत्ति करता हूँ मिस नेकेसिया, जानकारी कम है, हमें नहीं पता कौन से खतरे हैं। उसे सुनकर वह हंस पड़ी। उसका चेहरा रहस्यमय हो गया। हता मुसीबत में वादा याद रखना सुनकर वह बस आह भर सका। मैं जानता हूँ, मैं एक औषधि बनाऊंगा जिससे युवा महिला छोटी हो जाएगी। उसकी शर्त मानते सुनकर वह खुश हो गई। याद रखना, ये 10 साल की होनी चाहिए। मुझे बहुत छोटा बनाना जानकारी इकट्ठा करना आसान नहीं बनाएगा। फिर उसने उससे पूछा, क्या काउंट को अनाथालय आए थे? सही। उसने उस सिफा पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया कि यह निश्चित। हाँ, निश्चित रूप से। इस निश्चितता को सुनकर उसने समझ में सिर हिलाया। तो बेसिलोन परिवार में घुसना अच्छी योजना है। दृश्य एक छोटे नगरी के घर में बदलता है। अंदर लेकेसिया ने आईने में अपना छोटा चेहरा देखा। उसने गुस्से में सोचा, सच में पागलपन है। इस समय वह टीसा थी। वह बस 5 साल की है। वह खुद को देखती रही, देखते देखते असहज होती रही। उसने गुस्से में सोचा, पता नहीं उस दवा में क्या मिला हुआ है, पर मैं ठीक से बोल भी नहीं पाती। अनाथालय आए 1 महीना हो गया पर काउंट बेसिलियस की कोई खबर नहीं। मगर लेकिशा जमीन पर पड़ी गंदी चीजें देख ऊब रही थी। छोटी लड़की ने गुस्से में सोचा, इस गंदे पानी में रहकर मैं अपनी सीमा पार कर गई हूँ। शिकायत करते करते उसे अपने पुराने खुशहाल अनाथालय की याद आ गई। मैं पहले जिस अनाथालय में थी वह साफ था, पर यह अनाथालय उसकी कल्पना से परे था। वह मुखिया को देखती रही जो सिक्के पकड़े मुस्कुरा रहे थे, पर यहाँ बच्चों की परवाह नहीं, बस पैसे की। और उसे गुस्सा तब आया जब बच्चे उसे परेशान करते रहे। ये बच्चे पहले से ही बहुत तंग कर रहे हैं, ये उसे चिढ़ाते रहे। ये मेरा है, वे उस पर कागज फेंकते और चिढ़ाते रहे। अरे छोटी चीज, इसे छोटी लड़की बहुत गुस्से में आ गई। जितना वह सोचती उतना ही वह इसे सहन नहीं कर पाती। छोटी लड़की रोते हुए सिर पकड़े चिल्लाई, 1 महीना हो गया, आखिर कब आएगा? रोते हुए भी एक आवाज आई, अरे जल्दी बाहर आओ। लड़के लड़कियां तेजी से दौड़े। वे एक दूसरे को बता रहे थे, एक कुलीन आ रहा है। वहां एक बड़ी और शानदार गाड़ी भी है। लेकिचा ने किनारे बैठकर यह सुना। छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं। कुलीन? अपनी योजना सोच। छोटी लड़की फर्ट उठाकर बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। चलते हुए छोटी लड़की ने सोचा, क्या वो आ गया है? वह उस कुलीन का इंतजार कर रही थी। क्या वो आ गया है? उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकली। सामने का नजारा देख लिकेशा हैरान रह गई। वह छोटी लड़की ने जल्दी से वहां खड़े शानदार और बड़े घोड़ों को देखा। हाँ, ये नस्लदार घोड़े हैं। फिर लड़की ने उस सुनहरी गाड़ी को देखा जो आगे बढ़ रही थी। शानदार गाड़ी। एक सेवक बगल में खड़ा सम्मान से दरवाजा खोल रहा था। इससे लड़की को बहुत उम्मीदें जगीं। सेवक में गरिमा थी। लेकिशा की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह आगे देखती रही और सोची, फिर वह एक संभावना सोच रही थी। क्या यह काउंट हियरने बेसिलियस है? वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा बहुत ठंडा है, पर इस सुंदर चेहरे के साथ एड़ी उसे 10 अंक देगा, कोई सवाल नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिशा ने उस लड़के को देखा जो ठंडे चेहरे और गरिमामय अंदाज में आगे बढ़ रहा था। छोटी लड़की ने सोचा, कोई गलती नहीं। हियरने में अनाथालय के बच्चों को देखा। उसने धीरे कहा, मैं बच्चा गोद देने आया हूँ। छोटी लड़की तुरंत उम्मीद से भर गई। सोचा, वह काउंट बेसिलियस होगा। इस समय वह खुश हो गई। सोचा, पालन साम्राज्य के 3 महान कुलीनों में से एक। ये सोचकर लेकिशा मुस्कुराई। अनाथालय के प्रमुख ने देखा कि एक अतिथि उसका स्वागत करने आया है। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, ओह जरूर, अंदर आइए, चाय लीजिए। बगल में खड़ी छोटी लड़की प्रमुख का ऐसा रवैया देख चुप हो गई। इंतजार वाकई बेकार नहीं गया। मुश्किल लगता है। इसके विपरीत वह एकदम ठंडा हो गया। उसने आगे देखा और कहा, समय बर्बाद मत करो। उसकी आंखें बच्चों को ठंडेपन से देख रही थीं। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, मैं यहीं देखूंगा। वह बहुत ठंडा और डरावना व्यक्ति था।
अनाथालय के बच्चे तुरंत कांपने लगे और डर के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगे। बगल में खड़ी लेकीशा ये सब देखकर तुरंत खुश हो गई। छोटी लड़की ने खुशी से सोचा, आखिरकार मौका आ रहा था, तो वह जल्दी से आगे बढ़ी ताकि वह उसे देखे। उसके मन में था, किसी भी कीमत पर काउंट का ध्यान खींचना है। अगर तुम सिर्फ कांपना जानते हो तो हट जाओ। पर छोटी लड़की का शरीर साथियों से बहुत छोटा था, इससे किरण के पास जाना मुश्किल हुआ। उसने सोचा, वह बेचैन दिखता है, अगर ऐसा रहा तो वो मुझे नहीं देखेगा। बहुत ध्यान से देखने के बाद वो बोल होकर चला गया, मैंने देख लिया है, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अनाथालय की प्रमुख ने देखा कि उसकी कमाई का दलिया जा रहा है, तुरंत मुड़कर कहा, हाँ हाँ, आप रुक सकते हैं। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, एक आवाज चिल्लाई, रुकिए। छोटी आवाज सुनते ही आंखें, कोई चारा न था, लेकिन सिंह को रोटी उठा चिल्लाना पड़ा, मैं। इस समय छोटी लड़की ने सोचा, नहीं, ऐसे नहीं जा सकती। छोटी लड़की ने रोटी लहराते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे साथ ले चलो। इस समय छोटी लड़की ने गुस्से में सोचा, 1 महीने से इंतजार कर रही थी। लड़की के कदम तेजी से आगे बढ़े। लग रहा था कि वह अभी कियान के साथ जाना चाहती है। उसे देखकर उसकी आंखें और ठंडी हो गईं और उसने पूछा, मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? लड़की अभी भी खून से सनी रोटी पक गई थी, उसने इस पल के लिए रोटी लाई थी। उसका सवाल सुनकर लड़की ने जल्दी से खून वाली रोटी जमीन पर फेंक दी। छोटी लड़की ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं? वह आत्मविश्वास से भर गई, हाथ बांध कर बोली, क्योंकि मैं ईशित हुआ हूँ, मतलब वह बहुत प्यारी है। पर यह चाल उस पर बेअसर रही। उसने अभी ठंडी नजरों से उसे देखा, मानो उसे कोई फर्क न पड़ता हो। पर छोटी लड़की हार नहीं मान सकती थी। उसने सोचा, चुने जाने का बस यही तरीका है। छोटी लड़की अनाथालय के बाकी बच्चों को देखती रही, जो कियान को देख कांप रहे थे। शायद गिनती जानबूझकर ऐसा बच्चा ढूंढ रहा था जो इसे सहन कर सके। ये सोचकर वह और भी पक्का हो गई। छोटी लड़की आगे देखती रही, अपने ख्यालों में खो गई, जिसका मतलब था कि गिनती को निडर बच्चा चाहिए। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कैसा है, क्या यह मुझे ले जाने के लिए काफी है? अचानक वह हंसा, तुम। वह बदल गया था। वह धीरे से लेकेसिया के सामने बैठ गया। उसकी आवाज नरम थी, तुम्हारा नाम क्या है? लेकेसिया शांत थी। उसने कियान को देखा और नाम दोहराया, चेफिया। मुझे चेफिया कहो। ये नाम सुनकर उसका चेहरा बदल गया। उसने गंभीरता से पूछा, वही? उसका अजीब रवैया देखकर लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई, समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, क्या मतलब है। उसने लड़की को गोद में उठाया और कहा, ठीक है। उसने अनाथालय के प्रमुख से कहा, मैं इस बच्ची को ले जाऊंगा। लेकेसिया ने कियान को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा गर्म हो गया था। उसने छोटी लड़की से कहा, अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ, चेसिया। उसका रवैया एकदम बदल गया था, जिससे लड़की और उलझ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्या है। अचानक रवैया क्यों बदला? छोटी लड़की ने जल्दी से हाँ हाँ कहा। उसने खुद को दिलासा दिया, जरूर जरूर सब ठीक है ना? कियान ने लेकेसिया को गाड़ी में उठाया और धीरे धीरे अनाथालय छोड़ दिया। पीछे अनाथालय का प्रमुख झुकता रहा। तुम ध्यान रखना। बाकी बच्चे उसे देख डर गए और रोने लगे। गाड़ी के पहिए लेकेसिया की नई यात्रा पर चलने लगे। छोटी लड़की कियान की गोद में बैठी थी। छोटी लड़की ने गुस्से में सोचा, किसी की गोद में बैठना कितना असहज है। देखकर कि वह अभी भी गिर रही थी, वह हैरान हुआ। तुम बहुत ज्यादा हिल रही हो। लेकेसिया यह सुनकर चौंक गई। कियान ने मुस्कुराकर पूछा, अभी भी पिता चेशिया की आदत नहीं पड़ी? लड़की हंसकर सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं, कुछ याद आया उसे। तुरंत कुछ निकाला और छोटी लड़की से कहा, पिता ने चेशिया के लिए कुछ तैयार किया है। छोटी लड़की ने उत्सुकता से देखा, फिर अपने विचारों में खो गई। ये क्या है? वह इतने नाजुक क्यों दिखते हैं? उसने जल्दी से छोटी लड़की के सामने एक उपहार दिया। ये लो, तुम्हारे लिए एक उपहार। उसने जल्दी से लड़की के हाथ में 2 अजीब कंगन डाल दिए। इन कंगनों को देखते ही छोटी लड़की निराश हो गई। वह अभी भी नहीं समझ पाई कि इस आदमी को क्या हो गया था। क्या ये जादू के कंगन नहीं है? लड़की ने कियान को गुस्से से देखा, और उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे अपनाया? वह जानना चाहता है कि क्या मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ? छोटी लड़की को हाटा की बनाई दवा याद आई। हाटा द्वारा बनाई गई दवा का पता लगाना आसान नहीं होता। जानवर मानव की शक्ति जादू से एकदम अलग है। लेकेसिया तुरंत सामान्य बच्चों की तरह आज्ञाकारी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, लेकिन चेशिया को थोड़ा भारी लग रहा है। उसने मन में तय किया, मैं इसका उल्टा फायदा उठाऊंगी। इस समय उसकी अपनी गणना थी। अच्छे बच्चे पर जादू नियंत्रण कंगन पहनकर जादूगर बनने पर कैसा लगता है? ये देख कोई हरकत नहीं हुई। कियान मजबूरन मुस्कुराया। कोई और उपाय नहीं था। उसने जल्दी से कंगन उतार दिया। लड़की को समझाया, यह नहीं, मुझसे बनती हुई। बाद में रहता कंगन दूंगा। सुनकर छोटी लड़की निराश हुई, पर दिल में राहत की सांस ली, जैसे संकट टल गया हो। एक स्तर पार किया। लगता है किरण इस बच्चे से बहुत खुश है।
वह मुस्कुराया और छोटी लड़की से कहा, शेषा, कुछ चाहिए तो बस मुझसे कह देना। ये सुनकर छोटी लड़की उत्सुक हो गई और पूछा, क्या चाहिए? उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उसका हाथ तेजी से छोटी लड़की की ओर बढ़ा। उसने कहा, मुझे भी शेषा से कुछ करवाना है। उसने धीरे से लड़की का सिर उठाया और पास आया। बस एक बात। छोटी लड़की हैरान हो गई, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। उसने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उसका चेहरा अजीब हो गया और उसने छोटी लड़की को घूरा। कैसा है? आसान है ना? उसकी जगह देखकर लेकेशा भी डरी और उलझन में थी। छोटी लड़की ने किरण को देखा और सोचा, ये कैसा अपशकुन है? उसका बोध मेरा किसी मकसद से ही है। उसने किरण के चेहरे को देखते हुए सोचना जारी रखा। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। परियों का प्रयोग करता काउंट बेसिलियन है। जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो एक आवाज गूंजी, माफ कीजिए, हम जांच करेंगे। कुछ सैनिक गाड़ी के पास खड़े थे। लेकेशा यह देखकर हैरान हुई, सोचा, अचानक जांच क्यों? किरण ने भी पूछा, क्या हुआ? दो गार्डों ने समझाया, चेहरे गंभीर हो गए, घोषणा की, हम खलनायक लेकेशा का शिकार कर रहे हैं। पास बैठी छोटी लड़की ने नाम सुना, चौंक गई। मैं? चेहरा सामान्य हो गया। आह भरी, आगे देखती रही, विचारों में डूब गई। मैं 1 महीने से छुपी हूँ। मैंने जो परेशानी खड़ी की, मेरा शिकार होना भी स्पष्ट है, पर नागरिकों की जांच कुछ ज्यादा नहीं। ये सुनकर किरण हैरान हुआ, पूछा, वैसे लेकेशा हाल में शांत ही है? छोटी लड़की ने यह सुनकर चौंक कर आश्चर्य व्यक्त किया। किरण मुझे जानता है। छोटी लड़की किरण के चेहरे को देखती रही। वह हैरान थी, लग रहा था कि वह उसकी बातें समझ गया। अंडरवर्ल्ड वो जगह है जहाँ समाज के छोड़े हुए लोग मिलते हैं। किरण मुझ जैसे अंडरवर्ल्ड वाले पर ध्यान क्यों देगा? उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत गपशप की है, तो गार्ड जल्दी से बोले, माफ करें, पहचान जांचने दें। किरण ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। वे शर्मिंदा हो गए और समझाया, पहचान की पुष्टि के बिना हम आपको जाने नहीं देंगे, कृपया गाड़ी से उतरें। ये सुनकर वह और जिद्दी हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं चाहता। ये सुनकर वे और भी चौंक गए। इस समय उसकी होंठों पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने धीरे से निकिशा को गले लगा लिया। क्योंकि मैं अपनी बेटी को बोल देने की बात छुपाना चाहता हूँ। उसकी आंखें डरावनी हो गईं। उसने उन्हें घूरा और कहा, तो सब भूल जाओ। बैंगनी जादू की धारा प्रकट हुई, जिससे लड़की को समस्या समझ आई। यह जादू। उसी समय दोनों पार्ट सम्मोहित हो गए। दोनों ने तुरंत एक साथ कहा, हाँ, समझा। छोटी लड़की पीछे खड़ी देख रही थी। छोटी लड़की ने आश्चर्य से सोचा, यह काला जादू है। गाड़ी आगे बढ़ती रही, पर लेकीशा अब बहुत उलझन में थी। छोटी लड़की ने सोचा, साम्राज्य में काला जादू मना है, पर महान रईस बेसिलियन एक काला जादूगर है। ये क्या स्थिति है? छोटी लड़की को डरा हुआ देख किरण ने धीरे से उसे बाहों में लिया। वास करना जैसा, तुम्हें ये देखना पड़ा। उसने उसका सिर सहलाया। अगर वे मुझे परेशान न करते तो मैं जाने देता। उसने उंगलियां चटकाना जारी रखा, फिर बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। जादू ने गाड़ी को घेर लिया। वह टेलीपोर्टेशन की तैयारी कर रहा था। समय बदला। लेकीशा ने पहाड़ देखा, हल्की हवा चली, छोटी लड़की ने बाल पकड़े, पलक झपकते ही वह दूसरी जगह खड़ी थी। यह भी काला जादू है ना? क्योंकि उसे काला जादूगर पहचाना गया है, अब वह इसे छुपाने की परवाह नहीं करता। छोटी लड़की और किरण धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो यह जगह है। विशाल हवेली और सीधे खड़ी सैनिकों को देख छोटी लड़की को धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा। यह बेसिलियन काउंट की हवेली है। वह छोटी लड़की को सामने के कासल की ओर ले गया। उसने कहा, स्नेक्स के कासल में आपका स्वागत है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मेरी बेटी नेकिशा को सहारा दिया। यह दृश्य वीरान जगह का है। एक आदमी तेजी से भागता है जैसे कुछ हुआ हो। तभी सामने से एक तीर निकलता है जैसे उसे मारने के लिए। एक तीखी चीख। चीख के साथ वह आदमी जमीन पर पड़ा था। इस बीच एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। पीछे मुड़कर उसे देख वो चिंतित हुआ और हड़बड़ाकर बोला, तुम? उसकी निराशाजनक आवाज गूंजी, इनक्विजिटर, विधर्मी। हड़बड़ाए शब्दों के विपरीत हाइलन शांत था, सफेद बाल, लाल आंखें लिए। हाइलन पवित्र राष्ट्र हिजर का इंक्विजिटर है। हाइलन ने हथियार उठाया और धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा। उसने डरावनी आवाज में पूछा, वर्जित शक्ति के संपर्क में आने पर तुमने खुद को तैयार किया होगा, है ना? एक तीखी चीख गूंजती रही। वह बदकिस्मत हाइलन के हाथों मारा गया। जब उसने शवों के ढेर को निपटाया, एक समूह आगे आया और चिंतित होकर उसका नाम पुकारा, लॉर्ड हाइलन। सब सुनने के बाद उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने अधीनस्थों को देखा। जादू करने का क्या हुआ? उसका रवैया अजीब लगा। वो अधीनस्थों ने सब कुछ बता दिया। अभी नहीं। हमने जांच की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनकर उसने चुपचाप एक छोटा हथियार पकड़ा। कोई जानकारी नहीं? लिकिशा की छवि सामने आती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी।
उसकी होठों पर अजीब मुस्कान थी। हाइलन, उसने उसे जमीन पर दबाकर कहा, तुम मेरे शिकार हो। फिर झुककर उसी गर्दन पर चूहा। तो उसके शब्द कानों में गूंजते रहे, जिंदगी बर्बाद मत करो। ये सोचकर हाइलन विचारशील हो गया। उसने सामने पूर्णिमा की ओर देखा। वह उस लड़की के बारे में उत्सुक था जो अजीब तरह से गायब हो गई थी। वो कहाँ है? दृश्य एक शानदार बिस्तर वाले घर में बदलता है। लेकिन तब भी बिस्तर में करवटें बदल रही थीं। वो सो नहीं पा रही थी और आगे देख रही थी। यह देख कियान हंसा और उसे दिलासा देने के लिए हाथ रखा। आज रात भी सुलाऊंगा। छोटी लड़की असहज थी पर सहमत हुई। हाँ। छोटी लड़की को गुस्सा आया, पर हवेली में आने पर उसे सब याद आया। वो धीरे धीरे लंबे गलियारे की ओर बढ़ी। कियान भी पीछे चल रहा था। गांव की हवेली में आए हफ्ता हो गया है। कियान मुझसे इतना क्यों चिपक रहा है? छोटी लड़की के पीछे चलने के अलावा उसने कई बार उसे उठाया और कहा, आओ चाचा, ऑफिस चलें। ये देखकर वह थोड़ी नाराज थी। और तुम मुझे साथ क्यों ला रहे हो? लेकिन शाह जल्दी से कियान की गोद में बैठ जाती है। वो अभी ऐसे काम कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और छोटी लड़की हमेशा इस मानव पिता को गुस्से से घूरती रहती थी। मैं इस शरीर से जल्द निकलना चाहती हूँ, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। जांच का जिक्र भी मत करो। ये सोचकर छोटी लड़की ने गुस्से में सोचा, क्या उसने मुझे पहचान लिया और मुझसे खेल रहा है? उसे अनायास ही वह कॉमिक बुक याद आ गई जो उसने पढ़ी थी। जो छवि दिखाई देती है वह है एक भेड़िया जो लाल टोपी वाली लड़की को निशाना बना रहा है। लड़की को स्वादिष्ट समझा और छोटी लड़की अभी हाथ बढ़ा रही थी और चिल्ला रही थी, रुको। कियान की आवाज गूंजी, पूछते हुए, दिलचस्प है ना चाचा? छोटी लड़की उसे सुलाते समय उसके चेहरे को देखती रही। वह कुछ छुपा रहा है, ये सोच लड़की के दिमाग में आई। क्योंकि कियान एक काला जादूगर है, उसने एक महान प्रतीक सोचा। महान लोक में जहाँ धर्म प्रभावी है, पवित्र राष्ट्र हिल्डर्ट के कारण आधा जादू नियंत्रित है। लेकिशा के मन में उसने सोचा कि एक आदमी कौवों के उड़ते झुंड के बीच खड़ा है। महान साम्राज्य पवित्र राष्ट्र के नियंत्रण में है। जो जादूगर भगवान की इच्छा के विपरीत शक्ति का उपयोग करते हैं उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। गिरोटिन की छवि दिखी। कियान के अलावा दो खतरनाक पात्र और हैं जिन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया। भरे ही वह कियान हो जो मन नियंत्रित करता है। ये सोचकर छोटी लड़की गंभीर हो गई। उसने कियान के चेहरे की ओर देखा। जब जीवन खतरे में हो। उसने छोटी लड़की को धीरे से मुस्कुराते हुए देखा। लगता था वह छोटी को सुलाना चाहता था, पर वह अपने विचारों में डूबी थी। साधारण लोग काला जादू नहीं करेंगे। ये सुनकर लेकिशा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो और दृढ़ हो गई। उसने मुट्ठी भींच फैसला किया, मुझे उसकी योजना जाननी होगी। देख वो सोई नहीं। किरण हंसा पूछा, सोई नहीं या लोरी गांव? छोटी लड़की ने गुस्से से देखा, सोचा, जल्दी असली पहचान दिखा। पिता जैसा दिखावा क्यों? उसके गाने गूंजते रहे। कमरा गानों से भर गया, पर लेकिशा शांत नहीं हुई। वो और गुस्से में थी। गा रहे हो, हे भगवान, बहुत बुरा है। गाना है तो सही गाओ, ये सुरहीन। छोटी लड़की ने आंखें बंद कर गहरी नींद में चली गई। काश ये माँ की लोरी होती। वो जल्दी सो गई। सपने में एक व्यक्ति दिखा। अनुमान है माँ दिखी। मुझे अनाथालय में भर्ती होने से पहले का समय याद नहीं है। मुझे अनाथालय से पहले का कुछ याद नहीं। फिर मुस्कुराया जब उसने देखा कि छोटी लड़की सो गई है। छोटी लड़की थोड़ी थमित थी। ये लय लोरी नहीं हो सकती। हालांकि उसने ऐसा सोचा, वह आखिरकार सो गई। पर मुझे नहीं पता क्यों मेरी आंखें धीरे धीरे। बहुत देर बाद एक कोमल आवाज आई, क्या तुम ठीक से सोई चाहे था? ना सुनकर छोटी लड़की जल्दी जाग गई। छोटी लड़की ने हैरत और उलझन में सोचा, हथ, क्योंकि मैं छोटे शरीर में हूँ, शक्ति भी वैसी ही है। किरण ने उसे जागा देख मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समय पर। वहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। जब लेकिशा समझ नहीं पा रही थी, वो छोटी लड़की को उठाकर बाहर ले गया। देखो। लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लड़की ने फव्वारे को देखना जारी रखा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे भाई आ गए हैं। 3 युवा मालिक महल में आ रहे थे। लेकिशा ने उनके चेहरे ध्यान से देखे। उसने उन्हें हैरानी से देखा, सोचा, ये बेसिलियन भाई हैं। सबसे बड़े लड़के की छवि दिमाग में आई। मुझे इनके बारे में कम पता है। सबसे बड़ा बेटा 13 का है। अगला सुनहरे बालों वाला लड़का है। साथ में एक छोटा लड़का भी है। और मुझे अभी पता चला कि सबसे बड़े बेटे के नीचे के जुड़वा 11 साल के हैं। किरण मुस्कुराया और छोटी लड़की से बोला, तो चलो काम पर चलें, चायसा। छोटी लड़की ने नाखुशी से कहा, हाँ। हालांकि वह थोड़ी नाराज थी और सोचने लगी, वह मुझे बार बार काम पर क्यों ले जाता है। एक बड़े कमरे में जाकर किरण ने लड़की को मेज पर बिठाया और कहा, तुम यहीं बैठो। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। फिर तलवार उठाकर बाहर गया। उसने कहा, मुझे आज थोड़ी देर बाहर जाना है, चायसा। क्या तुम अकेली रह सकती हो?
लेकिशा अभी भी नींद में थी। वह उसकी बातों पर सोच रही थी। अचानक उसे कुछ समझ आया। वह बच्ची की तरह खुश हो गई। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, इस समय छोटी लड़की बहुत खुश थी। वह वहीं बैठी रही और जोर से हंसने लगी। आखिर मैं अकेली हूँ। छोटी लड़की की खुशी देख उसने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने स्वागत किया। वास्की पर स्वागत है, बेल्जियन। एक ठंडे चेहरे वाला लड़का अंदर आया। ये बेल्जियन परिवार का सबसे बड़ा बेटा बेल्जियन है। उसने उससे पूछा, कुछ खास नहीं। यह सवाल सुनकर उसने रेकिशा की ओर आश्चर्य से देखा। छोटी लड़की को देखकर उसकी आंखें तुरंत ठंडी और असुविधाजनक हो गईं। उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसने पिता से कहा, तुम्हें काला वन जाना होगा। ये सुनकर वह बड़े बेटे से सहमत दिखा। सच कहूं तो अगर तुम्हें नहीं भी कहा तो भी मैं योजना बना रहा था। उसकी आलोचनात्मक नजर देख रेकिशा असहज हो गई। उसने गुस्से से उसे घृणा भरी नजरों से देखा। वह मुझे क्यों भूल रहा है? कालावन? उसने तुरंत एक खतरनाक कालावन सोचा। वह समझ गई। कालावन ऐसी जगह माना जाता है जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। राक्षस रहते हैं और अजीब बातें होती हैं, हालांकि कोई अंदर या बाहर नहीं जाता। सांपों का महल काले वन के बीच में है, जो बेसिलियन परिवार के रहस्य को बढ़ाता है, लेकिन इससे वह और उलझन में पड़ जाती है। किरण यहाँ क्यों आया? बात खत्म कर बेल्जियन मुड़ा और चला गया। उसने अलविदा कहा, तो मैं अब चलता हूँ। बाहर निकलने से पहले किरण हंसा और पूछा, वैसा ही लगता है ना? ये सुनकर वह चौंक गया और उलझ गया, पर चुप रहा, जवाब नहीं दिया। शायद वह अपने विचारों में खोया हुआ था। वो मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हें पागल होना है तो अकेले पागल हो जाओ। उसकी आवाज खौफनाक हो गई। मासूमों को इसने वक्त घसीटो। ये देख लेकिशा उलझ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह परिवार इतना अजीब है। माहौल तनावपूर्ण है। क्या वे सच में बाप बेटे हैं? किरण ने बड़े को जाते देखा और हंसकर छोटी लड़की से कहा, बड़ा थोड़ा ठंडा है, इसलिए हैरान हो, है ना? ये सुन लड़की ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। उसने देखा कि लड़की कितनी आज्ञाकारी थी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह जा रहा हूँ और वापस आऊंगा। छोटी लड़की ने तुरंत ऊबा चेहरा बनाया। वह बाहर जाने लगा। उसने याद दिलाया, भरे देर हो जाए, कल सुबह तक आऊंगा। तुम सो जाना। छोटी लड़की बेडरूम की ओर चली गई। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह कुछ कहने वाली थी। पिता, लेकिन छोटी लड़की हंसती रही और किरण से पूछा, मैं किसकी तरह दिखती हूँ? वह अपने ख्यालों में खोई थी। अभी के शब्द किसी को भी शक होगा। उसके सवाल सुनते ही किरण की आंखें तेज हो गईं। चेहरा देखकर डर लगा। उसने जवाब नहीं दिया। लड़की उसे देखती रही। ये दूसरी बार है जब किरण ने कहा कि मैं किसी जैसी दिखती हूँ। वह अभी ख्यालों में डूबा था। लगता है ऐसा ही है। तो उसने अनाथालय में सब याद किया। किरण जब बेल्जियन से बात कर रहा था, उसने सब सुना। बहुत मिलता है ना? और बेल्जियम के सामने लेकिसा को याद आया जब वे गाड़ी में बात कर रहे थे। बात करें तो लेकिसा हाल ही में काफी शांत रही है। उसने उसे थोड़ा भ्रमित भी किया। उसने सीधे उसका नाम भी लिया। ये सोचकर लेकिसा का चेहरा बहुत गंभीर हो गया, तेज आंखों के साथ। शायद परी के रूप में मेरा गोद लिया जाना संयोग नहीं है, बल्कि खौफनाक जादूगरनी के बहाने। लेकिसा अभी भी प्यारी छोटी लड़की है। उसने खुद से पूछा, किरण का मकसद क्या है? लेकिसा ने मासूम चेहरा बनाया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं किसकी तरह दिखती हूँ? किरण सुनकर चुप हो गया। लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, वो चीज। मुस्कुराकर उसने लड़की के बांध सहलाए और कहा, लौट कर बताऊंगा। इतना कहकर वह खड़ा हो गया और उसे डराना नहीं भूला। तुम्हें चुपचाप मेरा इंतजार करना होगा। समय कम था, इसलिए किरण मुड़ा और चला गया। फिर मिलेंगे। छोटी लड़की ने खुशी से बच्चे की तरह अलविदा कहा। हाँ। उसके जाते ही लेकिशा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान खिल गई। जरूर कुछ है। क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती? ये सोचकर वह और भी खुश हो गई। उसने आगे बढ़ते हुए खुशी से एक निर्णय लिया। आज मैं खाऊं चुपचाप इंतजार गड़बड़ी करूंगी। कोई चांस जितना नहीं। सोचती उतना पसंद आता। वह हंसी और आगे दौड़ पड़ी। मैं सारी जानकारी जुटाऊंगी, फिर इस जगह से चली जाऊंगी। पीछे अजीब साया देख वह घबरा गई। उसने धीरे से सिर पीछे घुमाया। कोई है? जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक रहस्यमय शख्स ने उसका मुंह ढक दिया, जिससे वह घबरा गई। उसकी आंखें क्रूर हो गईं। यह अजीब व्यक्ति जोर से बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आवाज की तो यही बलोटी। लेकिन पहली बार ऐसा अपहरण देख अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। अभी क्यों? जल्दी ही। समय अगले दिन की सुबह हो गया। एक अपहरणकर्ता गाड़ी के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, सोचा था उससे भी तेज, जिसने अभी अभी लड़की को किडनैप किया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए जल्दी से इस भयानक जगह को छोड़ दें। ये सुनकर उसका साथी उसने सिर घुमाकर पूछा, क्या लक्ष्य अब भी ठीक है? ये सुनकर हरे बालों वाला आदमी हंस पड़ा। बिल्कुल।
बासिलियन ने इस बच्चे को क्यों किडनैप करने को कहा? वे लेकीशा को देखते रहे, जो अंदर लेटी थी। उनकी आवाजें गूंजती रहीं। सुना है उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा वो खास होगी, पर वो तो बहुत सामान्य दिखती है। किनारे लेटी लड़की ने सोचा, ये दोनों डरावने नहीं हैं, क्या इन्हें मार दो? ये दोनों लुटेरे खुशी खुशी बातें करते रहे। क्या वह किसी की तरह नहीं दिखती? लड़के ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे कहीं देखा है। वे लड़की के गुस्से वाले चेहरे, लाल आंखों, सुनहरे बालों को देखते रहे। मुझे लगता है कि मैं याद करने वाला हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। दागदार चेहरे वाले आदमी ने उस छोटी लड़की को पहचान लिया। जादूगरनी लेकीशा। दूसरे आदमी ने लड़की को देखा और उसका चेहरा शांत था। वह ऐसे अभिनय कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या है? उम्मीद से ज्यादा समझदार, क्योंकि मैं हर जगह अगर मैं बच्ची भी बन जाऊं, तब भी कुछ लोग मुझे पहचान लेंगे। छोटी लड़की अपनी शक्ति से इन दोनों को खत्म करने को तैयार थी। असल में इन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वह अभी भी आगे बढ़कर इन्हें खत्म करने की सोच रही थी। अलविदा। इससे पहले कि वह कुछ करती, एक आवाज सुनाई दी। अरे तुम लोग! ये सुनकर छोटी लड़की जल्दी से चौंकी और रुक गई। सुनहरे बालों वाला लड़का छाता पकड़े आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? फिर उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ा। लगता है यह बेफिलियन परिवार का दूसरा बेटा है, जो अपने भाई जैसा दिखता है। वह मुस्कुराया, पूछा, तुम लोगों को पहली बार देखा है? वह बेफिलियन परिवार का तीसरा बेटा ईशवान है। अपहरणकर्ताओं ने सुना और लेकीशा का चेहरा ढक लिया। हड़बड़ाते हुए कहा, मालिक, हम फूल देने आए थे। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, हम अभी जा रहे हैं। छोटी लड़की ने सामने खड़े लड़के को देखा। वह इस घर का तीसरा बच्चा है। अपहरणकर्ता ने पूछा, कुछ चाहिए? निशान वाले चेहरे वाला लड़का हिशुआल को देख और उलझन में पड़ गया और चिल्लाया, तुम? उसने कहा, चुप रहो। उसने बेकिशा को देखते हुए कहा, ये फूल देने नहीं आए थे, ये मेरी गोद ली हुई बहन है। इसके अलावा वह छोटी लड़की के पास गया और कहा, सुंदर, मैंने कई बार अपने जितनी सुंदर किसी को देखा है। ये सुनकर बच्ची चुपचाप उसे देखती रही। आप लोग वक्त बच्ची को जिद्दी देख वह हैरान हुआ और उसकी गान फिर चुटकी दी। अद्भुत! अपहरण हुआ पर रोल नहीं, बेवकूफ है क्या? बच्ची इन बातों से और गुस्से में आ गई। ये कमीना! दोनों अपहरणकर्ता जल्दी से एक दूसरे की ओर देखे। उनके दिमाग में एक योजना बनी। एक ने मुड़कर साथी को बताया, अरे, कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने तलवारें उठाई और सीधे उनकी ओर दौड़े। उनकी निराशाजनक आवाजें गूंजने लगीं। तुम दोनों मर जाओ। ईशुआल ने यह सुना और छाता पकड़े शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक जोरदार आवाज गूंजी। यहाँ के सारे गुलदस्ते उड़ गए। उनकी चीखें बहुत निराशाजनक हो गईं और वे चिल्लाते रहे। एक अपहरणकर्ता उसके हाथों मारने की तैयारी कर रहा था। मैं इस बच्चे के रोने का इंतजार कर रहा था। उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। वो हवा में उड़ गया और इन दोनों को बोला, मरने की इतनी चाह है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक जोरदार आवाज गूंजने के बाद उसने ठंडे स्वर में घोषणा की, अलविदा। ये दोनों जल्दी से बाहर उसे पकड़ा और लेकिसा की ओर चला, जो फूलों के बीच बैठी उसकी रक्षा कर रही थी। इस समय दृश्य बहुत अजीब हो गया था। उसकी आवाज गूंजी। छोटी लड़की से पूछा, अभी तक रो नहीं रही हो? हाँ। उसके चेहरे पर खून था, परवाह नहीं थी। उसने धीरे से छतरी से लड़की को ढक लिया। अभी तक रो नहीं रही हो? हाँ। जांचते हुए उसने अजीब मुस्कान दी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने लेकिशा से पूछा, छोटी बहन कब रोगी? पर लड़की शांत थी। उसने उसकी ओर देखा, कुछ न कह पाई। फिर वह अपने विचारों में खो गई। यह परिवार पागलों से भरा है। समय तेजी से एक शानदार कमरे में बदल दिया। बेलियन अपने कमरे में काम कर रहा था। बाहर अजीब हरकत सुन उसने आगे देखा और कहा, अंदर आओ। तभी एक लड़का अंदर आया। ईशुआल की आवाज गूंजी, भाई। उसने लेकिशा को उठाए रखा और पूछा, क्या तुमने कभी इसे देखा है? ये सुनकर उसने आश्चर्य से देखा। तुम्हारा मतलब? वो हंसा और रंटी के चेहरे की ओर इशारा करके बोला, मुझे ये चीज चाहिए। उसकी खुशी के उलट बेलियन गंभीर हो गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम इसे लाए? बेकार का काम क्यों कर रहे हो? लड़की ने हैरानी से देखा। वो थोड़ी नाराज हो गई। क्या? इसे पता है कि मुझे इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी, पर यह बहुत निर्दयी है। ईशवाल ने लेकिशा के गान पर हाथ रखा और छेड़ा, क्या हमारे घर में यह प्यारी और सुंदर चीज नहीं होनी चाहिए? बच्चा तो निडर भी है। बेसिलियन परिवार के लिए बहुत उपयुक्त। इस बार लड़का छोटी लड़की की ओर बढ़ा। ठीक है, इससे बच्ची को अजीब लगा, पर वो गुस्से में बस आटने के अलावा कुछ न कर पाई। दांत पीसती और मन में कोसती रही। वरना है क्या? उसने यह छोटी लड़की के जवाब में सुना। समस्या बेटी गोद लेने की नहीं है। यह सुनकर वह हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन यह भी दिलचस्प है। ये सोचकर वह गंभीर हो गया और आगे देख कर फिर पूछा, काउंट की अजीबता, क्या तुम भी शामिल हुए हो? ईशुआल ने सुना और हंस पड़ा। उसे बिना चैन के सवालों का डर नहीं था। वह बोला, मैंने यह नहीं सोचा था। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरा।
मगर ऐसी बहन होना भी बुरा नहीं। इससे लड़की गुस्से में आ गई। किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने वही ठंडा चेहरा बनाया था। उसने आह भरी, तुम भी पागल हो। उसने दीक्षा को देखा और कहा, और तुम बच्ची, मैं तुम्हें इस हवेली से निकलने में मदद करूंगा। ये सुनकर छोटी लड़की भ्रमित हो गई। क्या? उसने मुस्कान बनाने की कोशिश की। मुझे यहाँ अच्छा रहता है। मतलब वह यहाँ रहना चाहती थी और छोटी लड़की फौरी नाराजगी सोच रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे जाऊं जब शुरू ही नहीं किया? ये सुन बेल्जियन उलझ गया। उसने अचरज से पूछा, यहाँ रहना पसंद है, क्यों? लड़की ने जल्दी से देखा। इस समय छोटी लड़की थोड़ी भ्रमित थी और इस अजीब भाई को उचित तरीके से समझा नहीं पा रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं और कोई रास्ता नहीं था। दीक्षा बच्चे की तरह बदल गई। उसने हंसकर जल्दी से समझाया, मुझे पापा पसंद है। ये वजह थोड़ी बचकानी है और कोई चारा न था। वजह बनाना ठीक है। उसने यह सुना और हैरत से आह भरी। ये और क्या है? क्या ये बच्ची भी पागल है? यशुआल ने सुनकर रुख बदला। उसने उसे जजमेंटल नजरों से देखा। सही है, पापा पसंद है ना? दिखने में अच्छी पर दिमाग में दिक्कत है। ये सुनकर लड़की ने गुस्से में दांत खींच लिए। सोचा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम उनके टिका हो। लड़की की पुष्टि पर बेल्जियन शांत हो गया। उसने फिर पूछा, यहाँ रहने पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें नहीं पता। यही मकसद है तुम्हारा, है ना? उसने ईशवाल को देखा और कहा, ईशवाल, तुम्हें काउंट की योजना पता है? उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। उसकी आवाज गुस्से लगी। उसने कहा, वही को पुनर्जीवित करना, घिनौना काम। छोटी लड़की ने सुना, चौंक गई। वही को जिंदा करना, विश्वास नहीं कर सकी। छोटी लड़की को समझ नहीं आया, पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जीवन मृत्यु ईश्वर अधीन है। एक काबूत की छवि एक अजीब अनुष्ठान के रूप में प्रकट हुई। मतलब मौत को ठुकराना भगवान के खिलाफ है, तो करने वाले को कीमत चुकानी होगी। ये सोचते ही लेक्षा हैरान रह गई। उस आदमी की छवि के बारे में जिसने यह सब किया। पुनरुत्थान जादू काले जादूगरों की दुनिया में निषिद्ध है। काउंट जैसा उच्च स्तर का जादूगर यह नहीं जान सकता। जितना ज्यादा उसने सोचा उतनी ये वजन में पड़ गई और पूछा, वह क्या सोच रहा है? जब छोटी लड़की सोच रही थी, ईश्वर की आवाज गूंजी, लेकिन भाई। वह हंसा और बेल्जियन को बताने के लिए निकिशा की ओर बढ़ने लगा। मैं इस बच्चे को बलिदान के तौर पर नहीं दे रहा। ये सुनकर लड़की भ्रमित हो गई। सोचा, क्या मैं सचमुच बलिदान हूँ? अवाक। उसकी आंखें चिंतनशील हो गईं। उसे नहीं पता था क्या करना है। हाँ, सही है। मैं भी उस घिनौने काम से सहमत नहीं हूँ। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो एक आवाज धीरे धीरे गूंजी। ये ठीक नहीं है। ये आवाज सुनकर बेल्जियन ने डर के मारे अपनी आंखें खोलीं। कियान धीरे धीरे कमरे के अंदर चला आया। वह मुस्कुराया और बातें करने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब पिता यहाँ नहीं होते हैं। तीनों लोग तुरंत पीछे मुड़े। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह बहुत डरावना लग रहा था। तुम सब क्या बात कर रहे हो? उसकी आवाज गूंजती रही, बच्चों से पूछते हुए, काश तुमने मुझे बताया होता। लेकिन ने उसका चेहरा देखा और तुरंत गंभीर हो गई। वह विचारों में खो गई। कियान पुनरुत्थान जादू करने वाला है। क्या यह इसलिए है? समय बहुत पीछे, लगभग 15 साल पहले चला गया। दो सुंदर लोग जंगल में मिले। कहा जाता है कि काउंट बाजीगर ने ब्लैक फॉरेस्ट में एक मरिया से मुलाकात की और उसे प्यार हो गया। इस लड़की को उसने प्यार किया और अपने महल ले आया। काउंट उससे बहुत प्यार करता था, चाहे उसे पता ना हो कि वो ब्लैक फॉरेस्ट में क्यों थी या कौन थी। काउंट ने उसे इतना चाहा कि सम्राट के पास जाकर शादी के लिए उसे महान बनाया। आगे उनकी तस्वीर है। बहन में खुशी खुशी रहते थे। वे सामंजस्य में रहते थे और उनके 3 बेटे थे। वह खुशहाल जीवन हमेशा चलेगा, ऐसा सोचा गया था। और हर अच्छी चीज का अंत होता है। एक दिन काउंटेस अचानक चल बसी। उन्होंने यह दुनिया पूरी तरह छोड़ दी। अपनी मृत पत्नी के ताबूत के सामने किरण निराश हो गए और चुपचाप बैठे रहे। मौत का कारण पता नहीं चला। हालांकि पत्नी की मौत के बाद काउंट, जो पहले से ही बाहरी दुनिया से कम मिलते थे, बाहर नहीं निकले, बल्कि महल में और भी अकेले हो गए। उनकी आंखें लाल होकर बहुत डरावनी हो गईं। उनके होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। ये बच्चा गोद लेने से पहले की बात है। वह लेकिशा का चेहरा देखते रहे और लड़की अभी भी सोच में डूबी थी। काउंटेस को जीवित करने के लिए उसे मेरा बलिदान चाहिए। काउंट अपनी पत्नी से प्रेम के लिए मशहूर है। मुझे पता था वह कावा जादूगर है। तुरंत समझ आना चाहिए था, पर एक बात ने उसे उलझन में डाल दिया। पर अगर यह मेरा बलिदान था तो वह इतना चिंता क्यों? किरण को आते देख बेल्जियन ने हाथ पकड़ा और कहा, तुम काले जंगल के जादू से होश खो चुके हो, जल्दी अंदर आओ। किरण मुस्कुराया, बेटे से रोमांच ये चला गया। कमरे में लौट वह ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे बेटे अपनी छोटी बहन के पहले से ही करीब हैं। ये पिता बहुत खुश है। वह लेकिशा को देखते रहे, जो अभी भी शांति से खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए छोटी लड़की से बातें की। मेरी हालत थोड़ी अजीब है, क्या तुम हैरान हो? मैं चायशा को बहुत याद करता था, इसलिए तुरंत सारे जंगल से लौटा। छोटी लड़की ने उसे गंभीरता से देखा, फिर अपनी सोच में खो गई। खून की गंध मानसिक रूप से अस्थिर लगती है।
जबकि छोटी लड़की को समझ नहीं आया। किरण ने उसे ऊंचा उठा लिया, जिससे वह थोड़ी चौंक गई और उलझन में पड़ गई। वो पुकारते रहे, चायशा, चायशा, मेरी बेटी। उनका चेहरा अजीब हो गया था। वह जल्दी से छोटी लड़की के चेहरे के पास आ गए। मैं चायशा को बलिदान कैसे बना सकता हूँ? ये बेतुका है। भाइयों की बकवास मत सुनो। मैं चायशा से बस एक चीज चाहता हूँ। ये सुनकर वेक्षा हैरान हुई और उसी तरफ देखा। क्या है? छोटी लड़की गुंजन में थी और सोचने लगी, एक चीज चाहता है, आखिरकार असली वजह जानने को मिलेगी। उसने छोटी लड़की के कान में खुसफुसाया, लाओ। उसका अगला वाक्य सुनकर छोटी लड़की वहीं जम गई। अरे रानी का ताज मेरे लिए यहाँ लाओ। उसने पहली बार ऐसे अजीब शब्द सुने थे। किरण के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, चलो पवित्र राष्ट्र चलते हैं चायशा। कहानी धीरे धीरे बताई जा रही है। परी रानी का ताज, एक सुंदर फूलों जैसा ताज जो उसने भगवान की स्तुति में पवित्र राजा को दिया। यह ताज पवित्र राष्ट्र हिल्डार्ड की पवित्र वस्तु है। इसके उपयोग या शक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। और स्क्रीन पर जल्द ही एक बच्चा दिखा, 5 साल से कम का मासूम बच्चा, जिसे साम्राज्य का पवित्र राजा और किंपवी रानी छू सकते थे। उस समय कई पुजारी आपस में बहस करते रहे, क्योंकि यह वस्तु परियों ने बनाई थी जो विधर्मी थे। इस बात पर जोरदार बहस हुई कि परी रानी के ताज को पवित्र वस्तु के रूप में रखा जाए या नहीं, और कहानी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लंबे संघर्ष के बाद इसे अंततः पवित्र वस्तु से हटा दिया गया। फूलों से बुने ताज की छवि जल्दी ही सबके सामने आ गई। उसने घोषणा की कि यह ताज उस बच्चे को मिलेगा जो प्रार्थना में अपनी वफादारी साबित करेगा। यह सोचते हुए लेकिशा बिस्तर पर लेट गई और जल्दी ही अपने विचारों में खो गई। कुछ महीनों में होने वाली छोटे संत की प्रार्थना के लिए काउंट एक बच्चे की तलाश में है। छोटी लड़की गंभीर होकर सोच में डूब गई। क्या यह परी रानी का ताज पाने के लिए है? हालांकि मुझे अंडरवर्ल्ड की अफवाहों से पता है, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। किरण उस ताज से क्या करेगा? छोटी लड़की को किरण की कही बातें याद आईं। चिंता मत करो, मैं चायशा के लिए इसे पाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये याद करते वह और भी हैरान हो गई। लगता है वह उस ताज को पाने के लिए कुछ भी करेगा। जब वह बड़ी हुई तो उसकी छवि प्रकट हुई, जिससे छोटी लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो गई। लेकिन छोटी लड़की का चेहरा बहुत उलझन में हो गया। उसे नहीं पता था कि सही क्या करना है। मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, चाहे मैं मर भी जाऊं। भयानक, लेकिशा ने यह सोचा और हिचकिचाई। छोटी लड़की को इस मामले में क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। पवित्र योद्धा और अन्वेषक भी पवित्र राष्ट्र में है। पूर्णिमा की रात में खायदान को याद कर वह सोच में पड़ गई। अगर मैं वहां गई और उस आदमी से टकरा गई तो क्या होगा? उसकी आंखें तेज हो गईं, आगे देखने लगी। इससे छोटी लड़की और डर गई। डर रही हूँ, मुझे मरने का बहुत डर है। जैसे जैसे वह सोचती, बेबस होती जाती। स्थिति नाजुक थी। छोटी लड़की बस लेकर इधर उधर लुढ़कती और निराशा से चिल्लाती, मैं अंडरवर्ल्ड से और एक परी जिन्हें विधर्मी मानते हैं पवित्र राष्ट्र के साथ नहीं रह सकते। किरण काला जादूगर है, वह भी मेरे जैसा होगा, तो वह पवित्र राष्ट्र की बात क्यों करता है? ये सुनकर छोटी लड़की बहुत गुस्सा हुई। वो बिस्तर से कूदी और फैसला लिया, मुझे यहाँ से भागना होगा, उसका झंकारा बेहतर है। तो लेक्षा के दिमाग में भागने की योजना बनी। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा देखने के लिए कि कोई पहरेदार है या नहीं। फिर उसने स्थिति का जायजा लिया। गिनती का उद्देश्य जानने के बाद यहाँ रहने का कोई कारण नहीं था। अगर मेरा गोद लेना प्रार्थना के लिए है तो इसका बड़ी प्रयोग से कोई लेना देना नहीं हो सकता। लक्ष्य परी कबीने की वस्तु है। थोड़ी असहज हूँ पर जान ज्यादा अहम है। लड़की ने गुलाब दबाया, तय किया कुछ होने से पहले भागना होगा। ऐसे समय के लिए अदृश्यता का फोन तैयार किया था और लेकिशा तुरंत अदृश्य होकर तेजी से भागी। वो प्रार्थना करना नहीं भूली, स्वस्थ रहना, बेफिरियन। अदृश्यता का गुलाब जो छोटी लड़की को नहीं दिखा था नीचे गिर गया। उसी पल एक पैर में आश्चर्य से गुलाब को छुआ। पीछे एक आदमी ने अजीब गंध महसूस की और आश्चर्य से खुद से कहा, फूलों की खुशबू। लेकिन भाग रही थी और उसने ये शब्द सुने, वह चौंक गई। छोटी लड़की को इसका अंदाजा नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे झुका और जमीन पर गिर रही पंखुड़ियों को उठाने लगा। इस समय उसका चेहरा बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। उसने यह फूल देखा और सोचा, महल में फूल क्यों है? यह बेसिलियन परिवार का तरह बेसिलियन है। लेकिशा अदृश्यता का फूल पकड़े हुए थी। वह गुस्से में थी और नहीं जानती थी कि क्या कहे। उसने खुद से कहा, अभी क्यों? पकड़े जाने से पहले भागो। बहुत समय बीता। कोशिशों के बाद लेकिशा महल से बाहर आ गई। छोटी लड़की हाँ फैली थी, थक गई थी, सोची आखिरकार बच गई। फिर हाथ के सामने गुलाब पकड़े भागने का दृश्य याद कर वह निराश हो गई। उस बच्चे की समझ इतनी तेज कैसे है? भागते हुए थी छोटी लड़की लड़खड़ा गई और उसके मुख से अदृश्यता का गुलाब गिर गया। यह लगभग एक बड़ी समस्या बन गई थी। छोटी लड़की ने जल्दी से निर्णय लिया, मुझे जल्दी निकलना है। पीछे मुड़ते ही छोटी लड़की कलहा को अजीब नजरों से घूरते देख चौंक गई। इसे छोटी लड़की डर गई और सोचने लगी, ये कब आया? कोई और रास्ता नहीं था। वह बस कलहा की ओर हाथ हिलाकर मुस्कुराई और अभिवादन किया। हाय हाय। वह चाहे जितनी खुशी से अभिवादन कर रही थी, वह संदेह में देख रहा था और छोटी लड़की की ओर देखा। क्या बात है नई छोटी बहन? ये अजीब है, अंकुरियों का पीछा करते हुए। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी अब देर हो गई है। तुम अब भी बाहर क्यों हो?
छोटी लड़की ने यह सुना और झट से कहा, मैं बस टहलने जा रही हूँ। उसने कुछ सोचने में हिचकिचाया, फिर उसने अदृश्यता गुलाब पकड़े रखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने फिर पूछा, ये फूल तुम्हारा है? रास्ते में उठाया। छोटी लड़की ने सुना, कुछ कहना चाहा पर समझा नहीं पाई। फरहा ने गुलाब को देखा। मुझे ऐसी खुशबू लग रही है। वह छोटी लड़की के पास और करीब गया। तुम जरा स्थिर रहो। ये देख छोटी लड़की डर गई कि सब उजागर हो जाएगा। हाँ। फरहा ने सिर झुकाकर लेकीशा के बालों को सूंघा, ये देखने के लिए कि कुछ संदिग्ध है। इससे छोटी लड़की उलझन में पड़ गई और सोची, क्या तुम क्या कर रहे हो? वह चिंतित हो गई और पसीना बहाने लगी। ये कैसे हो रहा है? जब वे चुप थे, आसपास कुछ अजीब हरकत हुई जिसने उन्हें चौंका दिया। लगातार बरसती घंटी देख फरहा ने आह भरी, कहा, बिन बुलाया मेहमान है। लेकीशा समझ नहीं पाई। वह आगे देखती रही। अचानक उसे अजीब तरह से उठाया गया। वह जल्दी से लड़की को गेट के बाहर ले गया। अब चलो शहर का गेट देखें। तुम फूल पकड़ो। समय जल्दी फैला के देर हो गया। शहर के गेट के बाहर यहाँ सब सुनसान था। एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, यह घमंड कहाँ से आया? वह गुस्सा नहीं सह सका और चिल्लाता रहा, एक कुलीन आदेश पाकर ऐसा व्यवहार करता है। किरण थक गया और बालों को सहलाते हुए बोला, काउंट लुडिन दिन में क्यों नहीं आए? फिर घोषणा की, कृपया शाही आदेश पढ़ें। ये शाही आदेश है। उसे सुना और बहुत गुस्से से दांती से कोई चारा न था। वह वहीं खड़ा होकर गालियां देने लगा। अनुरोध मिलते ही काउंट वासिलियन तुरंत महल आ जाए। ये राजा का आदेश है। अवज्ञा देशद्रोह होगी। इस बार कारहा और मेकेशा स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर जा रहे थे और साथ ही काउंट रोडेन की आवाज गुस्से में गूंजी, परिवार की बेटी चाशा वासिलियन को भी महल में आना होगा। छोटी लड़की आगे बढ़ रही थी और यह सुनकर चौंक गई, यहाँ तक कि मुझे भी। ये सुनकर किरण गुस्से में आ गया और उसे घूरने लगा। छोटी लड़की को बुरा पूर्वाभास हुआ। मुझे बुरा लग रहा है। काउंट रोडेन की आवाज आदेश से गूंजती रही। परिवार की गोद ली हुई बेटी चाशा बासिलियन को भी महल आना होगा। किरण ने यह सुना और गंभीर होकर घूरने लगा। लेकीशा ने यह सब सुना और उलझकर सोचा, ये कैसा शाही आदेश है? आधी रात को ही राजधानी के लिए तुरंत निकलो और मुझे भी साथ ले जाओ। ये कहकर वह जल्दी से उड़ा और गाड़ी में चढ़ गया और सिखाना नहीं भूला, वे मत करना। उसे जाते देख किरण आश्चर्यजनक रूप से हंसा और मजाक उड़ाया। आधी रात को यह वास्तव में अशिष्ट है। कोई और रास्ता नहीं था। किरण जल्दी से मुड़ा और अंदर चला गया। उसने धीरे से पूछा, वैसे भी कोई गायब हो गया है, इसलिए पिता बहुत चिंतित हैं। उसने लेकिशा को देखा जो अभी भी काल्हा के हाथ पर बैठी थी। सही है चाचा। छोटी लड़की यह सुनकर डर से और छोटी लड़की को ऊंचा उठाकर बोला, क्या उसे पता है मैं गायब हुई थी? उसकी शक्ल गुस्से वाली हो गई थी। वह पास आया, बोला, चाचा को बेडरूम में न देख। मैं चौंक गया। सोचा था कि किसी ने उसे अगवा किया है। मैं तो तुम्हें ढूंढने शिकारी कुत्ते छोड़ने की सोच रहा था। यह सुन वह बहुत उलझन में आ गई। समझ ना पाई यह कौन है, वह मुझसे इतना जुड़ा क्यों है। उसने काल्हा को देखा तो भाई के साथ पहनने गई। छोटी लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ। उसने झुककर पिता को प्रणाम किया। फिर आह भर कुछ उलझन भरे शब्द रहे। अभिनय करने में बहुत शर्म आती है। चेहरा बदसूरत हो गया था। वह पिता की ओर इशारा करता रहा। उसकी आवाज गूंजती रही। पिता से पूछता रहा, क्या तुम ऐसे हो क्योंकि बच्ची माँ जैसी दिखती है? लेकिन शाह ने ये शब्द सुने और सोचा, माँ तो उसने हमेशा कहा कि मैं दिखती हूँ। ये सोचकर वह और उलझन में पड़ गई। उसने सोचा, क्या ये मृत साउंजस जैसा है? इससे छोटी लड़की उलझन में पड़ गई। उसे बेल्जियम की ठंडी आंखें याद आईं। क्या इसकी इतनी जरूरत है? फिर उसने काल्हा को देखा जो अब भी अपने पिता को घृणा से देख रहा था। अंदर ऐसा है भी जो सिर्फ बालों का रंग। छोटी लड़की ने अपनी सुंदरता याद की, उसका चेहरा फूल जैसा और उसकी आकर्षक सुंदरता, क्योंकि परियों की सुंदरता फिल्म से बनती है। हकीकत में इंसान ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन किरण गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसकी होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। उसने धीरे से लेकिशा को पकड़ा और अंदर मुड़ा। उसने कहा, मुझे चाशा मिल गई, सब तैयार हो जाओ। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने छोटी लड़की को पकड़े रखा और पीठ करके चला गया। धीरे से उसने कहा, शाही महल चलो। अब यह दिन दोपहर का दृश्य था। शानदार रोशनी और भव्यता से भरा शाही महल। किरण एक लंबी कुर्सी पर बैठा था। उसने आसपास देखा और कहा, महल वैसा ही है। लेकिशा बोर हो गई थी और नहीं जानती थी कि क्या बात करे। मैं हमेशा ऐसी अजीब चीजों में क्यों फंस जाती हूँ? अगर ऐसा चलता रहा तो गिनती के परिवार से थोड़े समय में भागना मुश्किल है। कुछ याद करके उसने गिनती रोडन से पूछा, तो हम महामहिम से कब मिल सकेंगे? सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा, कृपया धैर्य रखें। फिर उसने घोषणा की, महामहिम से मिलने से पहले इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक आवाज गूंज उठी, आप सही समय पर आए हैं। ये सुनकर लेकिशा चौंक गई। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खुला और सफेद बालों वाला आदमी दिखा।
विनती रूडन की आवाज गूंजी। परिचय करवाता हूँ, ये पवित्र राष्ट्र हिल्डार का शूरवीर है। उसकी आवाज में गर्व था। लॉर्ड हाइलान। वह ठंडे और शांत चेहरे के साथ अंदर आया। इस चेहरे को देखकर छोटी लड़की भ्रमित और डरी हुई हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। हाइलान, वह यहाँ जो है। छोटी लड़की के मन में आया। नेता का अन्वेषक हाइलन, वह इसे किसी से बेहतर जानती है। विधर्मी अन्वेषक सीधे पवित्र राष्ट्र हिरियार के अधीन है। एक शाही महल की छवि तुरंत प्रकट हुई। केवल 13 लोग अन्वेषक बनने के योग्य हैं। वे शक्तिशाली हैं, जिनके पास तत्काल परीक्षण और दंड मुक्ति की शक्ति है। से बड़े और भव्य शाही महल के अंदर उनके सभी निवासों की छवि दिखाई दी। सबसे उच्च धर्मगुरु के तौर पर पवित्र राजा और कार्डिनलों के बाद वे व्यवस्था बहाल करने कई जगह गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हाइलन का ठंडा चेहरा और भाव प्रकट होते हैं। उनमें से सिर्फ हाइलन ही निंदा की श्रृंखला संभाल सकता है। हिलियार्ड में उन्हें भगवान का प्रमाण मानते हैं। लाकिशा बेहद गंभीर हो गई। अतीत के विचारों के डूबते हुए उसे घूरने लगी। बच्ची बनने से पहले वह हमेशा हाइलन द्वारा पीछा की जाती थी। वह उसे देखती रही, जो अभी भी काउंट जोडियन से बात कर रहा था। विधर्मी अन्वेषक की एक गुप्त पहचान है। उसे पता था वो खुद को पवित्र योद्धा के रूप में छिपाता है, पर उसे यहाँ मिलेगा सोचा न था। इससे वह बेहद चिंतित हो गई। क्या उसने पहचान लिया कि वो छोटी हो गई है? जैसे ही उसने दाकिशा की ओर देखा, उसकी आंखें अजीब हो गईं। उसकी नजर पकड़ते ही उसने डर से नजरें हटानी। वह गंभीर हो गया, दोनों को देखता रहा जैसे कुछ सोच रहा हो। इस बार वह सीधा उनके पास आया, जिससे वह चौंक गई और डर गई। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे वह और भी घबरा गई और सोचने लगी, क्या क्या है ये? वह अचानक मेली और क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, इधर मत आओ, तुम पागल हो। जैसे ही वह जाकिशा को छूने वाला था, एक हाथ ने उसे रोक लिया। सौभाग्य से किरण ने समय रहते उसे रोका। उसने मुस्कुराकर बात की। महान पवित्र योद्धा। उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने फिर पूछा, मेरी बेटी से क्या काम है आपका? ये सुनते ही उसने जल्दी से हाथ खींच फिर झुकाकर माफी मांगी। ये बच्ची किसी जाने पहचाने व्यक्ति जैसी दिखती है। यह सुनकर वह और परेशान हो गया और पूछता रहा, ये बच्ची दिखने में 5 साल की लगती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। ये सुनकर काउंट जूलियन बेहद क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और चिल्लाता रहा, अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें, काउंट बेथेलियन। ये प्रथम श्रेणी का पवित्र योद्धा है। ये सुनकर किरण हंसा, उसकी ओर देखा और कहा, क्या सच में? क्यों ना तुम अपना परिचय दो। उसने तुरंत अपना नाम बताया, मैं किरण बेसिलियन हूँ। पर उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। वह ठंडी निगाहों से देखता रहा। मैं हाइलान हूँ। उसने अपना परिचय दिया। सुनकर उसने सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, पवित्र योद्धा को राजमहल में क्या काम है? सोचा था महामहिम के करीब आ पाऊंगा। उसका चेहरा शांत हो गया और उसने दूसरी ओर देखते हुए सब बता दिया। मैंने महामहिम से आपको यहाँ बुलाया है ताकि इस छोटे समारोह में भाग लेने वाले बच्चे की पहचान तय हो सके। फिर उसने लाकिशा की ओर देखा, जो अब भी आज्ञाकारी बैठी थी। तो अगर आप हमें कुछ देर के लिए माफ करें। ये सुनकर कि ये लोग बच्ची को छूने वाले हैं, वह और भी ठंडा हो गया। उसकी आंखें उसे जिंदा निगलने की चाहत में दिख रही थीं और उसने पूछा, पहचान तय करें? क्या शहर राज्य भी यूं ही पहचान जांच करता है? उसकी आंखें बहुत तेज हो गईं और वह उसके रवैये से बिल्कुल नहीं डरा। उसने यह घोषणा करना भी नहीं भूला, बाहरी हस्तक्षेप न हो, यह अनिवार्य है। एल्फ जाति के फूल मुकुट की छवि उभरी और हेलन ने घोषणा जारी रखी, इस प्रार्थना समारोह का उपहार एक पवित्र वस्तु है। काउंट को भी इस बात का इल्म है कि हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। कृपया सहयोग करें। ये सुनकर किरण बस भर सकता था, पर उसकी आंखें डरावनी थीं। उसने हेलन को देखा और धमकी देना नहीं भूला। ये कहने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो अभी हुआ वैसा फिर न हो। लटीशा को किनारे पर बैठे उनकी बातें सुनते देख वह मुस्कुराया और लड़की के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। केशा, कुछ भी हो तो पापा को बुलाना, और अगर पापा की याद आए तो मुझे भी। छोटी लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, ये देख कर कि वह जाने वाला है, उसे और भी निराशा हुई और उसने सोचा, नहीं मत जाओ। मुझे हेलन के साथ अकेले रहना पसंद नहीं। जाने से पहले उसने उसी कान में फुसफुसाया। और याद है पापा ने क्या कहा था? एल्फ के फूल मुकुट की छवि तुरंत सामने आई और उसकी आवाज बन गई। बहुत डरावना है। आज बस एक काम सही करो। शीशॉ को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आवश्यक निर्देश देकर कियन मुड़ा और चला गया। उसने अलविदा भी कहा। ठीक है, पापा जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। दरवाजा बंद हुआ और इस पर कमरे में केवल 2 ही लोग थे। यह सब कुछ भयानक रूप से शांत हो गया। फादर पिता को जाते देख लेकिशा बहुत ज्यादा डर गई। वह उलझन में अपने ही विचारों में खो गई थी। आखिरकार बस हम 2 ही बचे हैं। उसने हैरान को देखा, फिर विचारों में डूब गई। वह क्या जानना चाहता है? अगर वह मुझे पहचान ले तो क्या कहूँ? पास आते देख वह बेहद उलझन में थी। शांत दिखने की कोशिश की। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लकीशा का चेहरा देख हैलान धीरे से बोला।
तुम बहुत समान दिखती हो। ये सुनकर छोटी लड़की चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। वह झुक कर एक घुटने पर उसके सामने बैठ गया। शायद कोई लाया जब मुझे पता नहीं था। उसकी बातें सुनकर छोटी लड़की उलझन में पड़ गई। क्या? उसका चेहरा संदेहास्पद हो गया और उसने फिर पूछा, क्या तुम नेकीशा की बेटी हो? ये बातें सुनकर छोटी लड़की अवाक रह गई। छोटी लड़की गुस्से में उसे घूरते हुए सोच रही थी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह उसे शांत विचारशील नजर से देख रहा था। चेहरा संदेहास्पद हो गया। उसने फिर पूछा, क्या तुम नेकीशा की बेटी हो? ये सुनकर छोटी लड़की अवाक रह गई और इस पागल को क्या कहे नहीं जानती थी। लतीशा खिलन को देखती रही, अवाक थी। इस स्थिति में क्या कहे समझ नहीं पा रही थी। क्या? वह क्या पूछ रहा था? छोटी लड़की गुस्से से उसके शांत चेहरे को देख रही थी, जो जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहानी खुल रही थी। मेरे और हेलन का भाग्य लंबा चला। वह छवि कब आई जब लतीशा ने उसे अंधेरे जंगल में खड़ा देखा। उसने मासूम चेहरे से उसकी ओर देखा। उस समय वह कुछ भी जानने के लिए भौरी थी। पहली बार जब वे मिले, दोनों का भाग्य बदल रहा था। मैं भागते भागते थक गई थी। हेलन उस समय युवा था, जिसके भविष्य में संभावनाएं थीं। हैरान से उम्मीद थी कि वह साम्राज्य का न्यायिक प्रशिक्षु बनेगा। काले अंधेरे में लतीशा ने उससे कुछ कहा। मैंने उससे कुछ मांगा। उसकी आवाज काले अंधेरे में गूंजती रही, कृपया मुझे मार दो। एक तेज हवा कान के पास से गुजरी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो वर्तमान की लतीशा नहीं होती। उसने मेरी बात नहीं मानी। इस चौकी मुलाकात के बाद समय बीता। हम अपनी राहों पर चले। लतीशा सफल होने के बाद एक सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी बन गई। व्यर्थ मत मरना, लेकिन चीजें और खराब होती गईं। अब हम अजीब रिश्ते में थे, पीछा करने वाला और पीछा किया जाने वाला। हेलन आगे बढ़ रहा था और वह उसके विपरीत रास्ते पर अगर मरे तो दोनों ने सोचा कि एक दूसरे के हाथों मरना होगा। हमारे बीच एक अपरिभाषित रिश्ता था। वास्तविकता में लौटकर लकीशा को हेलन को घूरकर बहुत गुस्सा आया। वह किसी आदमी से मिलना, ये जो मेरी स्थिति को मुझसे बेहतर समझता है, असल में सोचता है कि मैं प्यार में थी। छोटी लड़की ने जवाब नहीं दिया तो हेलन अनिच्छा से खड़ा होकर कुछ अस्पष्ट शब्द कह लगा। लगता है तो अभी इसका जवाब नहीं दे पाओगी। फिर वो धीरे से लड़की के पास बैठ गया। फिर मैं तुम्हारा नाम पूछूंगा। छोटी लड़की ने शांति से अपना नाम शेषो और हाँ, उसने उससे कई सवाल पूछे। शेषो, क्या प्रार्थना में मजबूर किया गया था? ये सुनकर छोटी लड़की में आश्चर्य से देखा। ओपी। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह छोटी लड़की से बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें प्रार्थना में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन छोटी लड़की ने कहा, सुनी और कोई थोड़ी जरूरत बोलियत नहीं नहीं है। है। इनकार सुनकर हेलन ने सिर हिलाया। ठीक है, यह अच्छा है। अचानक वह चुप हो गया। फिर धीरे कहा, मैं फिर पूछूंगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे केवल लेखिशा की परवाह थी। तुम्हारी माँ के सुनहरे बाल और लाल आंखें हैं। या तुमने कभी तितलियां या फूल देखे हैं? छोटी लड़की हैरान हुई और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। कुछ भी चलेगा। बताओ, तुम्हें अपनी असली माँ की क्या याद है? लेकिशा का चेहरा अप्रिय हो गया। छोटी लड़की ने जल्दी कहा, मुझे नहीं पता। छोटी लड़की गुस्से में आ गई और सोचा, यह क्या है? फिर से मेरे बारे में बातें। जल्दी से प्रार्थना के बारे में पूछा, खत्म करो। ये देखकर कि छोटी लड़की बोल नहीं रही थी, उसने आह भरी और जल्दी से फैसला लिया। अगर ऐसा है, उसे अपनी शर्ट खोलते देख लेकिशा घबराकर पीछे हट गई। छोटी लड़की शर्मा गई और सोची, क्या वे क्या है? वह इस आदमी से बहुत उलझन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेलान क्या करने वाला है। इसे क्या हुआ? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वह अचानक कपड़े क्यों उतार रहा है? लेकिन वह शांत था। उसने शर्ट उतार दी और छाती लड़की के सामने उजागर कर दी। यह देख लड़की उलझन में पड़ गई। पागल, सचमुच पागल। छोटी लड़की ने हाथ से आंखें ढक चिल्लाती रही। हेलान ने धीरे से कहा, तुम। छोटी लड़की ने आंखें खोली और देखा। उसका चेहरा शांत हो गया। उसने उसे छाती पर गुलाब का निशान दिखाया। क्या तुमने ये पैटर्न देखा है? छोटी लड़की ने गुलाब का अजीब पैटर्न देखा। उसने तुरंत अपना पैटर्न पहचान लिया। उस चीज के कारण? ये वही है जो मैंने उसका लुकेरा था। छोटी लड़की समझा नहीं पाई। किया अंदर आया। उसने पूछा, ये क्या है? उसका चेहरा डरावना हो गया। वह आगे बढ़ा और गुस्से में पूछता रहा, क्या तुम मौत को बुला रहे हो, हैरान? उसने जेब में हाथ डाली, आगे बढ़ते हुए मजाक उड़ाया। पवित्र योद्धा 5 साल के बच्चे के सामने क्या चाने खेल रहा है? हैरान ने आह भरी और जल्दी मैं बस पूछ रहा हूँ। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गया और सवाल करने लगा, शर्ट उतारकर पूछ रहे हो? उसे इन शब्दों का जवाब नहीं पता था। एक नजर में कियान ने उसके शरीर पर पैटर्न पहचान लिया। उसने हैरान होकर पूछा, वो पैटर्न जोयल का निशान है क्या? तुम इसे हटाते क्यों को पवित्र योद्धावान से ही काटते। उसने शर्ट पहनी। इफ कियान को देखा। लेकिशा। उसने हैलान को जवाब नहीं दिया। बस उसे देखता रहा। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो सिर्फ जोयल का पता पूछने के लिए? ये देख वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने मेज पर रखी मोमबत्ती को गुस्से में पकड़ लिया।
उसने उसे सीधा उसकी ओर उठाया और धमकियां देते हुए चिल्लाता रहा, मेरे चेहरे की परीक्षा कोई लेना देना नहीं बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिलें। उसके बदन में लेकिशा उलझन में थी, उसे नहीं पता था कि क्या करे। वह बस चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, माहौल बहुत तनावपूर्ण है। क्या वे सच में लड़ेंगे? स्थिति को बिगड़ता देख हैलान ने आह भरी और उसे फिर सब समझाया ताकि वह समझ सके। प्रार्थना समारोह में भाग लेने वाले हर बच्चे के लिए एक योद्धा नियुक्त किया जाएगा। उसकी आवाज गूंजती रही। और मुझे काउंट बेसिलियस परिवार की सुरक्षा सौंपी गई है। कियान सुनकर तिरस्कार से हंसा, फिर दोनों को बताया, मैं आप दोनों को पवित्र राष्ट्र तक सुरक्षित ले जाऊंगा। ये सुनकर उसने तुरंत पूछा, ले जाओगे? निगरानी नहीं? वह आगे बढ़ा और बोला, जो भी तुम सोचो। पर हैलान कोई तब्बू नहीं लगा। उसने ठंडी नजरों से कहा, तुम्हें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। काउंट, क्या कोई देख नहीं रहा? दोनों जल्दी से एक दूसरे के पास से गुजरे। ठीक है, हम पवित्र राष्ट्र जाने वाले दिन फिर मिलेंगे। ये सब देखकर लेकिशा ने राहत की सांस ली। कियान के दखल से सब जल्दी खत्म हो गया। लेकिन कियान मुझे और मेरे निशान को भी जानता है। छोटी लड़की ने कियान को देखा, जो सोच रहा था, और पुकारा, पापा। ये सुनकर उसने हैरान होकर उसे देखा। छोटी लड़की दौड़कर उसके पास आई और हाथ बढ़ाया, मुझे उठाओ। हालांकि इस समय उसके दिमाग में अपनी योजनाएं थीं। वह वैसे भी भाग नहीं सकती। मैं अभी सहयोग करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। कियान ने सुना और मुस्कुराते हुए उसे उठाया। पिता की बाहों में आते ही छोटी लड़की ने पूछा, पापा कहाँ गए थे? सुनकर वो हैरान हुआ और छोटी लड़की को देखा। फिर वह हंसते हुए बोला, पापा सम्राट से मिले थे महाराज। समय कुछ मिनट पहले का था। एक आवाज गूंज उठी, धन्यवाद आने के लिए काउंट फेसिलियस। ये व्यक्ति पलान साम्राज्य का सम्राट था। वह मुस्कुराया और कहा, अचानक बुलाने के लिए माफी। कुछ याद कर कियान की ओर मुड़कर पूछा, ठीक कहा, क्या आप पवित्र योद्धा हिलगार्ड से मिले हैं? ये सुनकर वह चकित हुआ, चेहरा गंभीर हो गया और उसने फिर पूछा, पवित्र रात? चेहरा चुप हो गया। उसकी आंखों में देखते ही डर लग रहा था। उसकी आंखें देख सम्राट ने फिर पूछा, गिनती कोई समस्या है? वह चुपचाप उसे देखते रहे और फिर पूछा, आपकी महिमा को स्पर्श होना चाहिए। इस बार उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ तेजी से सम्राट की ओर बढ़े और उसी कॉलर को कसकर पकड़ लिया। कियान सम्राट था, सो वह नहीं डरता था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने पूछा, वह कमीना विधर्मी अन्वेषक है? वह जितना बोलता गया उतना ही क्रोधित होता गया। मेरी बेटी को विधर्मियों के अन्वेषक को देने में आपकी महिमा का क्या इरादा है? कहानी खत्म कर कियान मुस्कुराया और छोटी लड़की से बोला, हम लंबे समय बाद मिले, इसलिए हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मुझे डर था कि चायशा इंतजार कर रही होगी, इसलिए पापा जल्दी लौट आए तुम्हें देखने। ये सुन छोटी लड़की थोड़ी डर गई और बोली, तो क्या मुझे भी महाराज से मिलना होगा? ये सुन वह हंसा और धीरे से बोला, कोई जरूरत नहीं। चायशा उस बूढ़े सुअर से मिलने क्यों जाएगी? ये सुनकर लड़की चुप हो गई। उसने जल्दी से लेकिशा को उठाया और बाहर ले गया। जो कि हम यही हैं, पापा के साथ रॉयल पैरिस घूमते हैं। छोटी लड़की ने पिता की गर्दन गले लगाई और सोचा, मैंने अभी कुछ भयानक सुना। बहुत जल्दी पिता बेटी बाहर टहलने लगे। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। लंबे रास्ते शानदार बने थे। कियान ने मुस्कुराकर लेकिशा से कहा, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो पापा को मत आना, पापा वहीं घर पर डी करेंगे। छोटी लड़की ने समझते हुए से हिलाया। हाँ। अचानक इस पल में वह अजीब हो गया। उसने छोटी लड़की की ओर देखना जारी रखा। पर मेरी छायशा, तुमने नाइट से क्या बात की? छोटी लड़की हंसी और सब बताया। नाइट ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पिल्ला है? सुनकर वह चौंक गया। फिर छोटी लड़की ने पूछा, और मैंने कहा, नहीं। क्या मैंने अच्छा किया पापा? ये देख वह अबाक रह गया। सोचा, ज्यादा ईमानदार होना मददगार नहीं। उसने सिर हिलाया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। उसने फिर पूछा। नाइट ने कुछ अजीब कहा। छोटी लड़की ने भाव देखे, फिर विचारों में डूब गई। वह अभी भी चिंतित है। लेकिशा ने हाथ आगे बढ़ाए। वह विचारों में डूब गई। ऐसा ही होना चाहिए। उसे डर है कि हैरान के कारण वह प्रार्थना में भाग नहीं ले पाऊंगी और चिंतित है कि गिनती परिवार को नकारात्मक रूप से देखा जाएगा या इस मौके का फायदा उठाकर उससे नजदीकी बढ़ाएगा। ये सोचकर उसने धीरे से कियान के बालों को छुआ, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गया। छोटी लड़की पापा कहती रही। एक पल में हल्की हवा बही। वह दृश्य से स्तब्ध लग रहा था। छोटी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, चायशा पापा के साथ है। उसने पिता को शांत करने की भी कोशिश की। तो चिंता मत करो पापा। कियान चुप हो गया, कुछ कह न सका। दोनों आगे बढ़े। रॉयल आंगन में टहले। उसके अधरे शब्दों ने लेकिशा को चौंकाया। आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुस्कुराया और छोटी लड़की को देखता रहा। तुम्हें सब कुछ सामान करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने सिर उठाकर दूसरी ओर देखा।
उसकी आवाज में एक खास इरादा था जिससे छोटी लड़की उलझन में पड़ गई। जल्द ही समय कुछ दिनों बाद एक विशाल महल में बदल गया जो पासीडियन परिवार की हवेली थी। लेकिशा धीरे धीरे आगे बढ़ी और बड़े बगीचे में टहलती रही। युवा प्रार्थना में अभी 3 महीने हैं, सो हमें तय किया कि तब तक राजधानी में रुकेंगे। महल के बीचों बीच घूमना छोटी लड़की को और भा गया। कितना सुकून है। उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने ही ख्यालों में खो गई। महल से लौटने के बाद कियान अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, शायद यह बगीचे की वजह से है। उसे उस दिन की याद आई। कियान ने बहुत ही भावुक होकर छोटी लड़की से कहा, ये भी तुम्हें इतना सम्मान नहीं करना। छोटी लड़की ने आश्चर्य से उनके चेहरे की मुस्कान देखी। कियान का ऐसा भाव पहली बार देखा। वास्तविकता में लौटकर छोटी लड़की आगे बढ़ी और फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में विचार आते रहे। मुझे जानने की जिज्ञासा है कि गिनती कैसी है। कियान के बारे में और जानने के लिए, जो मेरे बारे में बहुत जानता है, मैंने यहाँ से भाग्य टाल दिया। हालांकि हम गिनती के क्षेत्र से दूर हैं, इसलिए यह आसान नहीं है। कम से कम यहाँ तो कुछ पता चल सकता है। जब वो विचारों में डूबी थी, इशवान पीछे आया, मुस्कुराकर बोला, हेलो छोटी बहन। वो चौंक गई। पीछे मुड़कर देखने पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी लड़की को इतना हैरान देखकर तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूछा, राजमहल कैसा है? इशबाल भी उत्सुक लग रहा था। क्या प्रार्थना ठीक रही? दोनों को आते देख लड़की ऊब गई, पर बाहर से खुश दिखना पड़ा। हाँ हाँ, हालांकि मन में नफरत थी। ये घर मेरी कोई मदद नहीं करता। लेकेसिया में अपने जुड़वा भाइयों को देखा। किरण के बाद अब जुड़वा। दोनों लगातार छोटी लड़की से बात करते रहे, जिससे वह निराश हो गई और मुड़ गई। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। समय तेजी से शाम में बदल गया। भाइयों की आवाजें छोटी लड़की के कानों में गूंजती रहीं। छोटी, खाना खाया? अरे बोर हो तो हम खेल पाते हैं। ये सब बेल्जियन ने देखा। उसका चेहरा विचारशील हो गया। वह जल्दी से विचारों में डूब गया। अंत में उस बच्चे को प्रार्थना में शामिल होने दिया गया। इससे मैं शर्मिंदा हो गया। अब मैं क्या उसने करूं? आह भरी उसकी और नहीं असहाय जानता था आवाज कि क्या गूंजती करना है। रही। माँ, कहानी भी धीरे धीरे खुलने लगी। माँ की बीमारी से मेरा परिवार बिखर गया। गर्म घर में आवाज गूंजी, बेल्जियन। पतले हाथों ने उसके चेहरे को छुआ। एक कोमल आवाज गूंजी, माँ को तो उसे कुछ कहना है। दीवार बेटी रण की खप चुकी थी, पर उसने बड़े बेटे को कहा, किरण, तुम्हारे पिता दुखी हैं। उसने धीरे से बेटे के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अपने भाई बहनों और वेसेलियन की रक्षा करनी होगी। वह नहीं चाहता था, पर कोई और विकल्प नहीं था। उसने माँ से सहमति जताई। हाँ, मैं निश्चित रूप से सबकी रक्षा करूंगा। अपने बड़े बेटे को ऐसे आज्ञाकारी देखकर माँ और खुश हुई। गर्म छोटे कमरे में उसकी आवाज भावनाओं से गूंज उठी। क्षमा करें, ये जिम्मेदारी मैंने आप पर डाल दी। उसकी आवाज कम होती जा रही थी, जिससे वह और निराश हो गया। इन निर्देशों के बाद माँ ने अंतिम सांस ली। इससे खुश परिवार और भी निराश हो गया। माँ की मृत्यु ने बहुत कुछ बदल दिया। उस समय बेल्जियम के 2 जुड़वा भाई बहुत छोटे थे। एक छोटे हाथ ने उसकी शर्ट खींची। भाई, इशबाल उसके पास आया। उसने दुखी होकर कहा, माँ नहीं दिख रही। ये सुनकर उसे बहुत दर्द हुआ। उसने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। छोटे लड़के ने सब कुछ बताया। करहा को माँ और उनके पेट में पल रहे छोटे भाई की खुशबू नहीं आ रही है। ये सुनकर बेल्जियन चुप हो गया और कुछ कह न पाया। अपने छोटे भाई बहनों को सच बताने की हिम्मत न करते हुए वह निराश होकर मुड़ गया। मेरे छोटे भाई बहन माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे। वे मौत नहीं समझते थे। यह देख इशबाल उलझन में था और बोला, भाई। माँ के बिना रहते हुए उसकी आंखें बदल गई थीं। वह दृढ़ हो गया और आगे देखा। मैं उन्हें नहीं बता सकता। काले गुलाब की छवि उसकी आंखों के सामने आ गई। और पिता की हालत माँ के बताए से भी बदतर है। बेल्जियन हर रात किरण को पेड़ के नीचे घुटनों के बल देखता था, बहुत निराशा और पीड़ा में। उसकी आंखें बहुत निराश हो गई थीं, जैसे उसे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए। पिता ने बेल्जियम के काम को नजरअंदाज किया। मसी हमारे कथित ही उदासीन थे। मित माँ के बदन में बैठे हुए। उसने जल्दी से एक छाता पकड़ा और उसे अपने पिता के ऊपर रखा। उसने उसे बताया, पिता, जागो। तुम कब तक इस तरह बैठे रहोगे? वह अभी भी अपनी पत्नी की तल्द के बदन में चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल अपनी पत्नी के बदन में बैठना चाहता था, जब तक कि वह मर न जाए। पिता बेल्जियम ने उसकी आत्मा को सांत्वना दी। माँ भी पिता को इस हालत में नहीं देखना चाहेंगी। आंखों में निराशा दिख रही थी। अपने पिता को ऐसे हार से देख बेल्जियम असहाय था और कुछ कर नहीं सकता था। उसने छाता मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने जल्दी एक फैसला लिया। नहीं, ये हमेशा यूं नहीं रह सकता। उसने दूसरी ओर मुड़ने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। जोन। उसकी आवाज बरसती बारिश में गूंजती रही। ये काउंट बेल्जियन है। जितना वह बोलता रहा, उतना ही बेल्जियन भड़क उठा। आगे जंगल के बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी जिम्मेदारियां बाकी हैं। ये सुनकर किरण अचानक बदले, अजीब तरह से हंसे। बेल्जियन भ्रमित चुप रहा। पत्नी के ताबूत के पास वह जोर से हंसे, समझ नहीं आया। ये हंसी शांत रात को चीर रही थी।
वह पागल लग रहे थे। वह खुशी से जोर से हंसते रहे। उसने अभी कहानी सुनी। वह अब भी वहीं खड़ा हंस रहा था, जैसे परवाह न हो क्या हो रहा है। केवल बेल्जियन उसे अजीब आंखों से हंसते हुए देख रहा था। उसने धीरे धीरे छतरी नीचे रखी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने माथा पकड़ा और आह भरी, जैसे कुछ समझ आया हो। बेसिलियन, हाँ सही है। उसके रवैये से वह और भ्रमित हो गया कि क्या कहे। जिस दिन पिता को याद आया कि वह बेसिलियन है, उसने धीरे धीरे हाथ में काले गुलाब उठाए और कहा, वह काउंट बेसिलियन हूँ। उसकी आंखें अजीब हो गईं। उसने धीरे से सारे फूल समेट लिए और मुस्कुराया। फिर पूछा, क्या पिता मृतकों को जीवित कर सकते हैं? ये उसे और डरा गया जब उसे एहसास हुआ कि यह उससे पागलपन की शुरुआत थी। बहुत समय बीता। बेल्जियन सब कुछ देखता रहा। उसका चेहरा शांत हो गया। माँ की मृत्यु के बाद काउंट पूरी तरह पागल हो गया था। किरीन को गुलाबों के गुलदस्तों को निराशा में अपने शरीर में समेटते हुए देखा तो मुझे पूरी तरह समझ आ गया। बाहर से तो वह सही दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कितनी टूटी है, ये किसी को नहीं पता। तुम्हें ऐसी निश्चित चीजें क्यों छोड़ी थी? जो छवि उपजी, वह किरीन का खून से सना चेहरा था। उसने धीरे से सिर घुमाकर बड़े बेटे बेल्जियन को पुकारा। खून से लथपथ उसका चेहरा खौफनाक दिख रहा था। पिता ने तुम्हारी माँ को जीवित करने का रास्ता खोज लिया है। ये सुनकर वह और घबरा गया। और मैंने पूरी प्रक्रिया देखी। वास्तविकता में बेल्जियन मन शांत कर रहा था। मुझे सचमुच सचेत रहना होगा। वह पवित्र राष्ट्र की पवित्र वस्तु मुकुट को परिधान के रूप में इस्तेमाल करेगा। जैसे ही तारे जादू की योजना सामने आई, उसके सिर में एक भयानक विचार आया। तब बेसिलियन परिवार के लिए वह कयामत का दिन होगा। मासूम लेकेजिया की छवि तुरंत उभर आई, पर उसके लिए वह किरीम का बस एक साधन थी। वह मासूम बच्ची भी उसके साथ सहयोग करने के कारण मारी जाएगी। माफी नहीं चाहेंगी कि ऐसा कुछ हो। इससे वह बहुत दृढ़ निश्चय हो गया और उसने मुट्ठी भींचकर एक निर्णय लिया। पर मैंने अब तक काउंट को रोकने का कोई तरीका नहीं सोचा। उसने देखा जुड़वा भाई अधीरी लेकेजिया से बातें कर रहे थे। जुड़वा भी इस पागलपन से सहमत थे। उसने लेकेजिया के सुनहरे बालों और लाल आंखों को देखा और नई छोटी बहन को। इससे वह बहुत हैरान हुआ। वह मेरी उम्मीद से बेहतर ढल गई। वह अधीरी बड़े महल में खुशी खुशी घूम रही थी। बेलाजियन बहुत सोचने लगा। उसने उस समय बच्ची के रूप को देखा। वह अपने पछतावे में डूब गया। अगर माँ के गर्भ में छोटे भाई का जन्म हुआ होता तो वह ऐसा ही दिखता, है ना? उसने अनजाने में छोटी लड़की की बात याद की। मुझे यह जगह पसंद है। मुझे पापा पसंद है। इससे वह बच्चा उलझ गया और सोचने लगा, अच्छा होने के लिए क्या करूं? उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे सब नापसंद है। जब वह विचारों में डूबा था, पीछे से आवाज आई, वह नजर कैसी है बेलाजियन? तभी किरण धीरे धीरे उसके पीछे आ गया। आप तुम्हें भी अपने छोटे भाई बहनों की परवाह है? ये सुनकर वह चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसके पिता पीछे थे। चेहरा गुस्से में आ गया। उसने सिर घुमाया और फिर से आलोचना की, चोटी तरह चौका मत घूमो, खुलकर बोलो, काउंट। ये सुनकर किरण हंस पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से नहीं, पागल बन जैसा था। जितना सोचा उतना गुस्सा आता। वह उसे दिखाता रहा। आखिरकार उस लालच के कारण तुमने इस बच्चे को अपनी योजना में शामिल कर लिया। वह हंस पड़ा और बड़े बेटे की ओर बढ़ा। सच में तुम क्यों नहीं सोचते कि यह शुद्ध प्रेम है? ये सुनकर बेल्जियन और भ्रमित हो गया और पूछा, आगे क्या योजना है? ये सुनकर वह हंस पड़ा और नीचे देखने लगा। करने की। काफी देर सोचने के बाद किरण ने धीरे से कहा, क्योंकि पिता ने सभी को बता दिया है कि वह छोटी वयस्कता प्रार्थना में भाग लेंगे। बाद में सारा ध्यान हमारे बेसिलियन पर ही होगा। एक रहस्यमय खाली सांप की छड़ी बेल्जियन की आंखों के सामने उभरी। उस समय बेसिलियन, जो अंधेरे में छिपा था, को रोशनी में आना पड़ेगा। ये सुनकर उसने अपना उद्देश्य समझ लिया। उसने आह भरकर कहा, बाहरी शक्ति बढ़ाना समझदारी है। ये सुनकर उसके होठों पर अजीब मुस्कान आई। ऊपर खड़ी होकर वह मुस्कुराया और अपने बड़े बेटे से बोला, पिता, इस पर सोचेंगे? बेल्जियन को यह सुनकर असहज लगा। उसने आह भरी और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। निराशाजनक, उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने आंखें घुमाई और जल्दी पहचान लिया कि